यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। और जो फर्स्ट टॉपिक में कुछ पार्ट पेंडिंग रह गया 115 बी डबल ए बी ए बी 115 बी ए सी बी ए डी, वो अपन लेटर पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है दैट इज द कैपिटल गेन। और ये टॉपिक कितना कवर करता है एग्जाम में? टाइम तो बहुत ज्यादा कवर करता है, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन ये एग्जाम में जो कवरेज करता है, ये एग्जाम में कवरेज कभी कभी 7 मार्क्स से लेके और 10 मार्क्स तक कवर कर सकता है, करता है। मींस 7 to 10, या मैं फिर इसको 5 to 10 का वेटेज दे देता हूं कि 5 मार्क्स से लेके और 10 मार्क्स तक है वो कवर करता है ये टॉपिक आपके एग्जाम में। तो एग्जाम में 5 मार्क्स से लेके और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको कैपिटल गेन से मिलेंगे। कैपिटल गेन क्या होता है? इंटरमीडिएट में आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कैपिटल असेट है, नॉर्मली आप सेल कर देते हो, तो उस पे जो भी गेन होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं और वो टैक्सेबल होता है इस पर्टिकुलर हेड में। तो कैपिटल गेन हेड की चार्जिंग सेक्शन कौन सी है? आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, आराम से जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट आप यहां पे बैठे रह के देखिए सिर्फ। तो चार्जिंग सेक्शन होती है कैपिटल गेन की, दैट इज द सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। 45 सबसेक्शन 1 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन हेड। ये सेक्शन बोलती है 45(1) है, ये एक चार्जिंग सेक्शन है। और चार्जिंग सेक्शन बोलती है इस हेड की कि एनी प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट होता है या गेन होता है, अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल asset shall be taxable under the head capital gain in the year in which transfer took place। तो देखिए इसकी चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है। यहां पे हम बात कर रहे हैं चार्जिंग सेक्शन की। तो कैपिटल गेन हेड की चार्जिंग सेक्शन, आप बोलेंगे चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन ये बताती है कि इस पर्टिकुलर हेड में आपकी इनकम कब टैक्सेबल होगी। मींस इस पर्टिकुलर हेड में इनकम कब टैक्सेबल होती है। जैसे मैं बताऊं, चार्जिंग सेक्शन नंबर 15 होती है जो आपके सैलरी की चार्जिंग सेक्शन है, सैलरी हेड की। और वो बोलती है कि इफ देयर इज अ एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप और एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप में एम्प्लॉय को कुछ मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो दैट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी हेड। वैसे ही सेक्शन 22 है, ये चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी हेड की, कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है और हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। वैसे ही सेक्शन 28 है, वो चार्जिंग सेक्शन है बिजनेस हेड की, कि बिजनेस में इनकम कब टैक्सेबल होती है। तो उसी लाइन में सेक्शन 45(1) है जो कि चार्जिंग सेक्शन है आपके कैपिटल गेन हेड की, कि कैपिटल गेन हेड में इनकम कब टैक्सेबल होती है। तो देखिए ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपको कोई प्रॉफिट और गेन होता है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट, फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल असेट, मींस ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल असेट, then it is going to be taxable under the head capital gain in the year in which transfer took place। जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उस ईयर में ये टैक्स लगेगा। तो देखिए एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो इस डेफिनेशन से हम एक काम करते हैं, इस डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट यहां लिखा हुआ है कि कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आई कैन टेक अ एग्जांपल। सपोज फॉर एन एग्जांपल, मैंने क्या किया, कोई असेट है वो मान लो आज आपको बेच दी, आज की डेट में कोई असेट आपको बेच दी। आपने बोला कि सर आज तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको पैसा जो है वो 4 साल बाद पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ट्रांसफर प्रॉपर्टी आज कर दी, आप मुझे कंसिडरेशन आफ्टर 2 या 4 या 3 ईयर बाद पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या कैपिटल गेन आज लगेगा या जिस ईयर में कंसिडरेशन मिलेगा उस ईयर में लगेगा? राइट आंसर इज आज लगेगा, इस ईयर में लगेगा।
तो पहली चीज तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, आपकी असेट ट्रांसफर हो जाती है। बिकॉज यहां लिखा हुआ है टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो जिस ईयर में आपका ट्रांसफर टुक प्लेस हुआ ना, जिस ईयर में आपका ट्रांसफर टुक प्लेस हुआ, उस ईयर में आपको कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। सो कैपिटल गेन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उसी ईयर में आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। दूसरी चीज, यहां पे दो और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, एक तो होता है ट्रांसफर और एक होता है कैपिटल असेट। कि सर एक बात बताइए, ट्रांसफर किसको बोलते हैं और कैपिटल असेट किसको बोलते हैं? क्योंकि हम तो बहुत सारी असेट बेचते हैं। जैसे मान लो आपने मोबाइल फोन बेच दिया, तो मोबाइल फोन बेच दिया तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? हमने कोई कार बेच दी तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? हमने घर बेच दिया तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा कब? जब वो कैपिटल असेट होनी चाहिए। कैपिटल असेट को इन्होंने डिफाइन किया है और कैपिटल असेट को डिफाइन किया अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 14 में, और ट्रांसफर को डिफाइन किया अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 47 में। तो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 47 में ट्रांसफर की डेफिनेशन दे रखी है और कैपिटल असेट की डेफिनेशन दे रखी है 2 क्लॉज नंबर 14 में। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 2 क्लॉज नंबर 14 दैट इज डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट, कि कैपिटल असेट में क्या क्या आएगा। तो ऑल पीपल जस्ट फोकस हियर, कैपिटल असेट में क्या क्या आएगा, किसको बोलेंगे कैपिटल असेट? बिकॉज आप कैपिटल असेट ट्रांसफर करोगे तो ही तो कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल असेट मींस, तो इसको इन्होंने डिफाइन किया, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मींस एनी काइंड का प्रॉपर्टी है, हेल्ड बाय असेसी, हेल्ड बाय असेसी, whether it is connected with business प्रोफेशन और नॉट। इन्होंने बोला दैट असेट इज अ कैपिटल असेट। देखो एक डेफिनेशन इन्होंने दी, कैपिटल असेट में क्या आएगा। तो कैपिटल असेट मींस ये लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज योर कैपिटल असेट, एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी। Now, what is the meaning of any kind of the property? It means that property may be the movable property, that property may be the immovable property, that property may be the tangible property, that property may be the intangible property. So any type of the property is your capital asset. Property means any kind of the property, whether it is movable, immovable, tangible, intangible, whether it is connected with your business or profession or not, that is also irrelevant. भैया वो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ में कनेक्टेड है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं जिस स्टूडियो से आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये स्टूडियो हमारे बिजनेस में यूज हो रहा है, तो क्या ये स्टूडियो कैपिटल असेट है? आंसर इज यस। ये स्टूडियो जो ये बिल्डिंग है वो बिजनेस में यूज हो रहा है तो भी कैपिटल असेट है। और अगर मैं घर में रह रहा हूं, मेरा जो घर है वो जिसमें मैं रह रहा हूं वो भी क्या कैपिटल असेट है? आंसर इज यस। तो आपकी बेटा यहां पे बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी काइंड का प्रॉपर्टी है, हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज कनेक्टेड विथ योर बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल असेट। मींस आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से वो कनेक्टेड है या नहीं, दैट इज द इररिलेवेंट, वो आपके लिए कैपिटल असेट है, दैट इज ट्रीटेड एज योर कैपिटल असेट वेदर इट इज कनेक्टेड विथ योर बिजनेस और नॉट। सो एक बात बोलूं, इन्होंने क्या किया, एक जाल फेंका और उस जाल में जितनी असेट थी ना वो ऑल असेट्स को कवर कर दिया कि ऑल असेट कैपिटल असेट है। इन्होंने क्या किया, यही तो किया। बोलते क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मींस आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, मेरा टी शर्ट भी कैपिटल असेट बन गया इसमें, तो मेरी वॉच है वो भी कैपिटल असेट बन गई, मेरे पास मोबाइल है वो भी कैपिटल असेट बन गया, मेरी बिल्डिंग भी कैपिटल असेट बन गई, ऑल असेट्स आर कैपिटल असेट। ये तो ऐसा ही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी काइंड का प्रॉपर्टी है, हेल्ड बाय द असेसी, असेसी हेल्ड करता है, वेदर इट इज कनेक्टेड विथ योर बिजनेस प्रोफेशन और नॉट। मींस वो असेट आपके बिजनेस प्रोफेशन के साथ में कनेक्टेड है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल असेट। लेकिन बेटा इसमें से इन्होंने कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, कुछ चीजों को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया और बोला कि जाओ तुम कैपिटल असेट नहीं हो। तो बट एक्सक्लूड, कौन कौन सी चीजों को एक्सक्लूड किया समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इन्होंने बोला कि आपका स्टॉक इन ट्रेड जो है,
स्टॉक इन ट्रेड है, वो स्टॉक इन ट्रेड भले आपका रॉ मटेरियल है, WIP है या फिनिश गुड्स है, ये आपका कैपिटल असेट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड है, वो स्टॉक इन ट्रेड आपका स्टॉक इन ट्रेड जो है आइदर रॉ मटेरियल या WIP या फिनिश गुड्स, ये आपका कैपिटल असेट नहीं है, इसको हम कैपिटल असेट नहीं बोलेंगे। बड़ा लॉजिकल है। एक बात बताइए, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट बोलेंगे तो फिर कैपिटल गेन लगेगा, बिजनेस में भी इनकम टैक्सेबल होगी, दो हेड में टैक्सेबल हो जाएगी ना। तो इसके लिए इन्होंने कैपिटल असेट की डेफिनेशन से स्टॉक को हटा दिया कि जा, स्टॉक को बोला कि जा सिमरन जा, तुझे आजाद कर दिया, तू कैपिटल असेट नहीं है। अरे लॉजिकल है ना, जब आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हो तो आपकी इनकम ऐसे भी टैक्सेबल होती है अंडर द हेड PGBP। जब आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हो तो आपकी इनकम ऐसे भी टैक्सेबल होती है अंडर द हेड PGBP। जब PGBP हेड में ऑलरेडी टैक्सेबल हो जाती है तो भैया ऑब्वियसली उसी एक ही इनकम पे कैपिटल गेन थोड़ी लग सकता है। दैट्स व्हाई उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो देखिए चालू कहां से हुआ ये टॉपिक, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बोलती है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। सो पहला पॉइंट, कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में ट्रांसफर होता है। दूसरी चीज, कैपिटल असेट किसको बोलेंगे, तो कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी काइंड का प्रॉपर्टी है, held by SSC whether it is connected with your business or not। लेकिन उसमें से अलग कर दिया किसको, स्टॉक इन ट्रेड को। स्टॉक इन ट्रेड को बोला कि जा सिमरन जा, जी ले तू अपनी जिंदगी, तू कैपिटल असेट नहीं है। तो देखो पहले उन्होंने एक जाल फेंका, जितनी असेट है इस दुनिया की, बोला सब तुम कैपिटल असेट हो, लेकिन उसमें से पहला एक्सक्लूड कर दिया स्टॉक इन ट्रेड। और लॉजिकल है कि स्टॉक इन ट्रेड को जब आप बेचोगे तो आपको ऑलरेडी टैक्स लगता है कौन से हेड में, अंडर द हेड PGBP। तो सेम ही इनकम पे जब बिजनेस में टैक्स लग रहा है, सेम ही असेट पे बेचने पे बिजनेस में टैक्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन में नहीं लगेगा। दूसरा एक्सक्लूजन, दूसरा उन्होंने एक्सक्लूड किया, दैट इज मूवेबल पर्सनल असेट। मूवेबल पर्सनल असेट, इन्होंने लिखा मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। कोई मूवेबल पर्सनल इफेक्ट की असेट है, उसको अगर आप बेचोगे तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्या लिखा है, मूवेबल पर्सनल असेट और मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। लेकिन गाइस इसमें से कुछ चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। यहां पे 6 चीजें जो है, 6 असेट, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। उसको 6 चीजों को छोड़ के, ये जो 6 असेट है, 6 असेट को छोड़ के कोई भी अगर आप मूवेबल पर्सनल असेट बेचोगे तो वो कैपिटल असेट नहीं है, क्योंकि उसको कैपिटल असेट की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड कर रखा है। मूवेबल पर्सनल असेट होता क्या है, तो मूवेबल पर्सनल असेट मींस ऐसी कोई भी असेट जिसको एसएससी या उसके डिपेंडेंट मेंबर जो है, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है, वो उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल योर पर्सनल असेट। सो मूवेबल पर्सनल असेट मींस asset being the movable and personal asset means assessee or his family member use that asset for the personal purpose, that is called your movable personal asset। और अगर आप movable personal asset बेचोगे तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप एक काम करिए, आपके घर का फर्नीचर बेच दीजिए, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप अपना मोबाइल फोन बेच दीजिए, आपका शर्ट बेच दीजिए, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मैं मान लो मेरी ये रिस्ट वॉच बेच देता हूं, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज अ मूवेबल पर्सनल असेट। मींस आई एम यूजिंग दैट असेट फॉर माई पर्सनल पर्पस। तो ये और मूवेबल है तो ये पर्सनल असेट है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज बताइए, मैं अगर मेरा घर बेचता हूं, मेरा घर बेचता हूं जो मैं जहां पे रहता हूं, माई हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल्सो अ पर्सनल असेट। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी बेचूंगा तो क्या टैक्स लगेगा? आंसर इज यस, लगेगा, क्योंकि वो मूवेबल नहीं है ना, वो इमूवेबल है। हाउस प्रॉपर्टी इज इमूवेबल ना, हाउस प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल है, वो मूवेबल नहीं है। इसके लिए जब मैंने हाउस प्रॉपर्टी को बेचा तो उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि वो इमूवेबल है। और यहां पे एक्सक्लूजन में क्या डाला हुआ है? सिर्फ मूवेबल डाला हुआ है। यहां सिर्फ मूवेबल डाला हुआ है कि अगर आप मूवेबल पर्सनल असेट बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन क्या डाले हुए हैं? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये 6 जो असेट है ये एक्सेप्शन है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अब आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए,
ज्वेलरी किसको बोलेंगे, ज्वेलरी किसको बोलेंगे? तो ज्वेलरी को इन्होंने डिफाइन किया, ये बोलते हैं ज्वेलरी मींस एनी ऑर्नामेंट्स, कोई भी ऑर्नामेंट्स है दैट इज मेड फ्रॉम द गोल्ड और सिल्वर और एनी अदर प्रीसियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीसियस मेटल। तो कोई भी ऑर्नामेंट्स है, जैसे मान लो मेरी ये गोल्ड चेन है, ये जो चेन है ये ज्वेलरी में आएगी, ये मेरी पर्सनल असेट है, लेकिन क्या इसको बेचूंगा तो कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस, इसको बेचूंगा तो कैपिटल गेन लगेगा। क्योंकि यहां पे इन्होंने क्या बोला, क्या ये वाली असेट अगर आप ट्रांसफर करते हो, ये वाली असेट अगर आप ट्रांसफर करते हो तो इस पे कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस, इस पे कैपिटल गेन लगेगा। अब एक बात बताओ, तो मैं ज्वेलरी को डिफाइन कर रहा हूं, तो ज्वेलरी मींस एनी ऑर्नामेंट्स, जैसे ये ऑर्नामेंट्स है मेड बाय द गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम, प्लेटिनम का मतलब होता है व्हाइट गोल्ड, जो व्हाइट गोल्ड आता है ना उसको प्लेटिनम बोला जाता है, और एनी अदर प्रीसियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीसियस मेटल। मींस एनी एलॉय का मतलब होता है मिक्सर, अगर आप मिक्स करके कोई बना रहे, एनी मिक्सर कंटेन वन और मोर ऑफ सच प्रीसियस मेटल, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ज्वेलरी बोलेंगे। एज वेल एज एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई डायमंड है, डायमंड अगर वो लूज डायमंड भी है, लूज डायमंड का मतलब जैसे बहुत बार क्या होता है ना, आपके घर पे, अब हम गरीबों, मेरे घर पे तो है नहीं, बट मतलब मान लो घर पे कोई लूज डायमंड पड़ा है, तो जो लूज डायमंड है वो भी क्या तुम्हारे ज्वेलरी की डेफिनेशन में आएगा? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस, जो लूज डायमंड है वो भी तुम्हारे ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो जो लूज डायमंड है, दैट लूज डायमंड विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द ज्वेलरी। ड्राइंग और पेंटिंग्स में क्या फर्क है? तो ड्राइंग्स और पेंटिंग्स में क्या फर्क है करके, ठीक है, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स में क्या फर्क है? ड्राइंग इज बेसिकली स्केच, जब आप स्केच बनाते हो वो स्केच इज कॉल्ड ड्राइंग, पेंटिंग्स इज ऑलवेज अ कलरफुल, तो कलरफुल है, दैट इज कॉल्ड पेंटिंग। स्कल्पचर्स क्या होते हैं? स्कल्पचर्स मींस जैसे मूर्तियां, जो मूर्ति वगैरह होती है, दैट इज कॉल्ड स्कल्पचर्स। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मींस अगर कोई पुरानी चीजें है, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। एंड गाइज एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, अगर आपने कोई ऐसा आर्ट का वर्क किया है, ऐसा कोई आर्ट का वर्क किया है, दैट इज कॉल्ड एनी अदर आर्ट ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, उसको अगर बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा। वर्क ऑफ आर्ट में जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने करेंसी कलेक्शन किया है, मेरे पास में करेंसी का एक ह्यूज कलेक्शन है और वो करेंसी कलेक्शन को मैं अगर करोड़ों रुपए में बेच देता हूं तो एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है, ये आर्ट का वर्क है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो कैपिटल असेट माना जाएगा। तो देखिए, पहले इधर देखिए कौन कौन सी असेट बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा। तो कैपिटल असेट को इन्होंने डिफाइन कैसे किया? कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी हो हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज कनेक्टेड विथ योर बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट, वेदर इट इज कनेक्टेड विथ योर बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट। लेकिन यहां पे कैपिटल असेट में से एक्सक्लूड कर दिया, तो पहले तो इन्होंने क्या कर दिया, एक जाल फेंक दिया, उस जाल में जितनी मछलियां थी वो सब आ गई, जितनी फिश थी वो सब फिशेज उसमें आ गई। फिर उन्होंने एक एक को आजाद किया, चलो तुम कैपिटल असेट नहीं हो। एक तो स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाल दिया, बोले जाओ तू कैपिटल असेट नहीं है। दूसरा उन्होंने बाहर निकाल दिया मूवेबल पर्सनल असेट, वो बेचारी असेट आती है मूवेबल पर्सनल असेट, बोलती है हमको क्यों कैपिटल असेट मान लो, चलो उनको भी बाहर निकाल दिया। लेकिन 6 असेट जो ऐसी है, 6 असेट ऐसी है जिसको वापस से जाल में डाला, बोला आओ आओ इधर आओ, कहां जा रही हो तुम इधर आओ। कौन कौन सी? ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, sculptures, archaeological collection and any other work of art. So jewelry, drawing, painting, sculpture, archaeological collection and any other work of art, ये 6 asset ऐसी है जिसको वापस से उन्होंने अंदर डाला, बोला नहीं नहीं तुम आओ, तुम कहां जाते हो करके, ठीक है तुम वापस आओ, तुमको अंदर डाल दिया। that is called your capital asset। अब एक बात बताओ, आप कोई भी पर्सनल असेट बेचिए आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मैं रिस्ट वॉच बेच दूं, मेरा शर्ट बेच दूं, आप अपने घर के बर्तन बेच दो, मैं मेरे घर के बर्तन बेच दूं, फर्नीचर बेच दूं, एसी बेच दूं, बाइक बेच दूं, कार बेच दूं, मोबाइल फोन बेच दूं, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं। अगर वो मूवेबल पर्सनल असेट है, मूवेबल पर्सनल असेट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मुझे एक बात बताइए, क्या गवर्नमेंट ने आपको इसमें कोई बेनिफिट दिया है या नहीं दिया? बिकॉज मूवेबल पर्सनल असेट आप बेचिए, आप अपनी बाइक बेचिए, आप अपनी कार बेचिए, घर का टीवी बेचिए, फर्नीचर बेचिए, एसी बेचिए, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप अपना मोबाइल फोन बेचिए, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने आपको कोई बेनिफिट दिया है या नहीं दिया? जस्ट टेल मी। बिकॉज उन्होंने बोला वो कैपिटल असेट नहीं है, तो कैपिटल असेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मुझे बताइए आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट हैज गिवन यू एनी बेनिफिट और नॉट? क्या गवर्नमेंट ने आपको कोई बेनिफिट दिया है या नहीं दिया? गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट दिया है या नहीं दिया, आपको क्या लग रहा है?
क्या मूवेबल पर्सनल असेट आपने बेचा तो क्या आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट हैज गिवन यू एनी बेनिफिट और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं दिया, कुछ लोग बोल रहे हैं दिया है, कुछ लोग बोल रहे हैं दिया है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं दिया। राइट आंसर इज, मैं बताऊं, अगर आप मूवेबल पर्सनल असेट बेचते हैं एज अ होल, क्या आपको कोई बेनिफिट दिया है? राइट आंसर इज, आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया, आपके साथ में चीटिंग किया है। आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया, आपके साथ में चीटिंग किया है। अगर इस पे मूवेबल पर्सनल असेट पे कैपिटल गेन लगाते तो वो ज्यादा बेनिफिशियल था। कैसे? एक बात बताइए, सिंपल सी चीज है। मैंने मान लो एक आईफोन 14 खरीदा, आईफोन 14 खरीदा 1,50,000 में। मान लो ये कैपिटल असेट है। अगर इसको कैपिटल असेट बोलते तो होता क्या? जब मैंने आईफोन 14 1,50,000 में खरीदा, मैं 2-3 साल के बाद इसको बेचने जाता हूं, कितना पैसा आएगा? सिर्फ सेलिंग प्राइस रहेगा 30,000 के अप्रोक्स। तो बेटा कैपिटल गेन निकालते टाइम आप क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30,000 माइनस क्या करेंगे? आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 1,50,000। तो बेटा यहां पे 1,20,000 का ये तो लॉस आ जाएगा ना। और अगर लॉन्ग टर्म होगा तो यहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा, लॉस और बढ़ जाएगा करके, ठीक है। तो इनको पता है कि ये जो मूवेबल पर्सनल असेट ऐसी है ना जिसमें लॉस आता है, मींस 99.99% मूवेबल पर्सनल असेट्स ऐसी है जिसमें आपको लॉस आएगा। तो इसके लिए इन्होंने बोला इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू डेप्रीशिएट होती है ना। आप सोचिए, आपने आज एक घर पे कार खरीदी और कार खरीदी 10 लाख में, पर्सनल असेट है। आप क्या करते हैं, 3-4 साल बाद उस कार को बेचने जाते हैं और आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? ओनली 2 लाख ही आने वाला है, ओनली 2 लाख ही आने वाला है। हियर 8 लाख का लॉस होगा। मैं तो चाहता हूं, यहां तो हम चाहते थे कि मूवेबल पर्सनल असेट पे कैपिटल गेन लगना चाहिए, इट शुड बी अ कैपिटल असेट, बट यहां पे हमको कोई बेनिफिट नहीं दिया। यहां पे हमारे साथ में धोखा किया गया है, यहां पे हमारे साथ में धोखा किया गया है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि मूवेबल पर्सनल असेट है, इसको कैपिटल असेट बनाओ ना, प्लीज बनाओ ना। मेरा जो मोबाइल है इसको मैं बेचूंगा, मैं कैपिटल लॉस लेना चाहता हूं, दो ना, मैं दूसरा कैपिटल गेन से सेट ऑफ मार दूंगा, मुझे करो ना ऐसा। नहीं, आपके साथ में कोई बेनिफिट नहीं दिया, इन्होंने धोखा किया, क्योंकि इनको पता था कि इन असेट्स की वैल्यू है वो नॉर्मली डेप्रीशिएट होती है, इन असेट्स की वैल्यू है वो डेप्रीशिएट होती है। इनको पता है कि ये असेट्स ऐसी है जिसकी वैल्यू एप्रीशिएट हो सकती है। तो इस पे तो कैपिटल गेन लगेगा ना, इस पे तो कैपिटल गेन लगेगा, बिकॉज ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट ज्वेलरी जैसे है। मान लो ये मैंने गोल्ड चेन खरीदी, ये मैंने गोल्ड चेन 2 लाख में खरीदी, मैं आफ्टर 5 ईयर बेचने जाऊंगा तो इसका 3 लाख मिल सकता है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू है वो एप्रिशिएट होती है। तो ये जो पर्सनल असेट है इस पे कैपिटल गेन लगेगा। तो यहां पे अगर आप ये वाली असेट बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन इसको छोड़ के कोई भी अगर आप मूवेबल पर्सनल असेट बेचोगे, मूवेबल होनी चाहिए और पर्सनल असेट होनी चाहिए, अगर आप उसको बेचोगे तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज नॉट ट्रीटेड एज योर कैपिटल असेट, उसको कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। लेकिन सर एक बात बताओ, घर में जो यूटेंसिल यूज होते हैं, यूटेंसिल का मतलब बर्तन, जो घर में बर्तन यूज होते हैं, इस बर्तन इज अ पर्सनल असेट और नॉट? आंसर इज यस, बर्तन इज अ पर्सनल असेट। जो यूटेंसिल यूज होते हैं, यूटेंसिल इज अ पर्सनल असेट। तो अगर आपने यूटेंसिल बेचे तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज नो, ऑब्वियसली यूटेंसिल बेचे तो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर यूटेंसिल अगर सिल्वर के है, सिल्वर के यूटेंसिल बेचे, हमने क्या किया कि हमारे पास में कुछ सिल्वर के यूटेंसिल थे और हमने क्या किया, सिल्वर के यूटेंसिल बेचे, तो उस केस में क्या कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? अगर अपन ने सिल्वर के यूटेंसिल बेच दिए तो, सिल्वर यूटेंसिल, क्या सिल्वर यूटेंसिल बेचे तो कैपिटल गेन लगेगा? यानी चांदी के बर्तन। इसको लेके एक कोर्ट का जजमेंट है और कोर्ट बोलती है कि अगर आपने सिल्वर यूटेंसिल बेचे ना तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तो भी कैपिटल गेन आदित्य नहीं लगेगा अगर आपने सिल्वर यूटेंसिल बेचे। ऐसा क्यों? कोर्ट का कहना यह था, निकिता, कोर्ट का कहना यह था
शिखा, कोट ये कहती है कि सिल्वर यूटेंसिल, आप बोलोगे ज्वेलरी में आ जाएगा। अरे ज्वेलरी कहां है? ज्वेलरी का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स। क्या बर्तन ऑर्नामेंट्स है? क्या आप कटोरी है वो अपने माथे पे लगा के चलते हो करके, ठीक है? क्या उसके जो चम्मच है वो गले में डाल के और चलते हो करके, ठीक है? उला ला ला ऐसे कुछ कर रहे हो, गले में डाल के आप चलते हो चम्मच वम्मच? आंसर इज नो ना। सो हाउ यूटेंसिल कैन बी ए ज्वेलरी? यूटेंसिल ज्वेलरी नहीं है, बिकॉज ज्वेलरी मीन्स ऑर्नामेंट्स, ये ऑर्नामेंट्स तो है नहीं। दूसरी चीज, एक बात बताओ, सिल्वर यूटेंसिल है वो तो पर्सनल असेट है ना, भले वो सिल्वर का है लेकिन पर्सनल असेट है ना, और मूवेबल पर्सनल असेट है, तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ऐसा कोर्ट ने बोला। तो कोर्ट का कहना यह था कि जो भी तुम्हारा सिल्वर यूटेंसिल है, वो सिल्वर यूटेंसिल अगर आप बेचते हो तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा इन केस ऑफ सिल्वर यूटेंसिल, बिकॉज सिल्वर यूटेंसिल इज ट्रीटेड एज योर पर्सनल असेट, वो पर्सनल असेट है, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने गोल्ड यूटेंसिल बेचा तो, अगर आपने गोल्ड यूटेंसिल, विदिता गोल्ड यूटेंसिल बेचा तो इसको लेके एक कोर्ट का जजमेंट है, और कोर्ट ने बोला कि गोल्ड यूटेंसिल कैपिटल असेट माना जाएगा, उस पे कैपिटल गेन लगेगा। अगर आप गोल्ड यूटेंसिल बेचते हो, जैसे गोल्ड की थाली, गोल्ड का लोटा, गोल्ड का ग्लास, अगर वो आप बेचते हो तो कैपिटल गेन लगेगा करके, ठीक है? सिल्वर यूटेंसिल पे नहीं लगेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सिल्वर यूटेंसिल पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, गोल्ड यूटेंसिल पे कैपिटल गेन लगेगा, ऐसा क्या सोच के कोर्ट ने जजमेंट दिया? मैं बताऊं, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यह है, कोर्ट का कहना यह है कि जो इंडियन कल्चर है ना, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें नॉर्मली सिल्वर यूटेंसिल यूज होते आए हैं। हमारे एंसेस्टर जो है वो सिल्वर यूटेंसिल यूज करते आए। आप भी अपने घर पे देखोगे तो एटलीस्ट सिल्वर का लोटा या सिल्वर का ग्लास होता है, नॉर्मली सिल्वर की थाली भी होती है, बट गोल्ड यूटेंसिल है वो यूज नहीं होते हैं। गोल्ड यूटेंसिल में लोग खाना नहीं खाते हैं करके, ठीक है? बिकॉज गोल्ड में खाना खाओगे वो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। सिल्वर यूटेंसिल में लोग पानी भी पीते हैं, वो खाना भी खाते हैं, तो वो नॉर्मली फैमिली में यूज होते हैं। तो सिल्वर यूटेंसिल को उन्होंने बोला ये पर्सनल असेट है, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बट आप गोल्ड यूटेंसिल बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। किसी ने मुझे बोला कि अगर हाँ, तो अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि सिल्वर यूटेंसिल अगर आप बेचोगे तो कोई कैपिटल गेन नहीं, बट आप गोल्ड यूटेंसिल बेचोगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यही था, कोर्ट का कहना यह था कि इंडियन कल्चर में पहले से सिल्वर यूज होते आया है, सिल्वर यूटेंसिल यूज होते हैं, बट अगर आप गोल्ड यूटेंसिल बना के बेच रहे हो, गोल्ड यूटेंसिल आप बेच रहे हो, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ टैक्स अवॉइड कर रहे हो, और यहां पे आपको कैपिटल गेन लगेगा इन केस ऑफ द गोल्ड यूटेंसिल, बट इन केस ऑफ द सिल्वर यूटेंसिल देयर इज नो कैपिटल गेन। गोल्ड यूटेंसिल के केस में कैपिटल गेन लगेगा, सिल्वर यूटेंसिल के केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, एक और केस आया था, उस केस में क्या हुआ कि लाइक एक जो है बंदा है, उसके पास में कुछ भगवान की ऐसे मूर्तियां थी जो गोल्ड की थी, या गोल्ड के जो कॉइन्स वगैरह है, कॉइन्स होते हैं ना गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स, तो वो कॉइन्स थे, बार्स थे, जिसको बार बोलते हैं अपन, बार्स, वो पड़े थे उसके घर पे। वो बोलता है कि मेरा ये पर्सनल इफेक्ट है। कोर्ट ने बोला कैसे पर्सनल इफेक्ट है करके, ठीक है? कोर्ट ने बोला कैसे पर्सनल इफेक्ट है? तो वो बोलता है कि मैं हर दिवाली पे इसकी पूजा करता हूं, दिवाली पे मेरा इसमें आस्था है, और ये जो बार्स है, गोल्ड की मूर्तियां है, सिल्वर की मूर्तियां है, इसकी मैं हर दिवाली को पूजा करता हूं, मेरा यहां पे पर्सनल इफेक्ट है, मेरा पर्सनल जो है वो असेट है, तो इस पे कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए। कोर्ट ने बोला नहीं, इस पे कैपिटल गेन लगेगा। तो अगर कोई गोल्ड बार है या फिर सिल्वर बार भी है करके, ठीक है, या गोल्ड की मूर्तियां वगैरह है, तो उस पे कैपिटल गेन लगेगा। सिर्फ सिल्वर यूटेंसिल पे नहीं लगेगा, बट सिल्वर यूटेंसिल भी फिर आपकी औकात में होने चाहिए करके, ठीक है? जैसे मान लो मैं हूं तो मेरे घर पे 2-4 थालियां रहेगी करके, ठीक है? मान लो पुरानी कुछ पड़ी होगी एंसेस्टर की, तो वो चलेगा, वो मैंने बेच दी तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मैं क्या करता हूं, बाहर से सिल्वर बार खरीदता हूं, और सिल्वर बार खरीद के थोड़े दिन बाद उसकी थालियां बना बना के बेच रहा हूं, और फिर बोलता हूं ये पर्सनल इफेक्ट है, तो फिर कैपिटल गेन लगेगा। तो मैं अवॉइड कर रहा हूं ना टैक्स को। मींस यहां जेन्युइन होना चाहिए कि वो पर्सनल असेट है, पर्सनल इफेक्ट है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो सिल्वर यूटेंसिल है उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब आप मुझे ये क्वेश्चन से पूछोगे कि अगर मान लो सिल्वर
की थाली पे आपने डायमंड लगा रखा है करके, ठीक है, तो फिर कैपिटल गेन लगेगा ना। डायमंड लगा रखा है तो डायमंड तो ऑर्नामेंट्स की डेफिनेशन में आता है, डायमंड लगा रखा है तो उस केस में आपको जो है कैपिटल गेन लगेगा। सिल्वर कॉइन्स पे भी कैपिटल गेन लगेगा। अगर आप सिल्वर कॉइन्स बेचते हो कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि सिल्वर यूटेंसिल में कॉइन्स नहीं आता। कॉइन्स कैसे पर्सनल असेट हो सकता है? पर्सनल असेट मींस एनी असेट विच इज यूज फॉर द पर्सनल पर्पस। आप पर्सनल पर्पस के लिए कैसे यूज कर रहे हो? कर ही नहीं रहे हो। आप पर्सनल पर्पस के लिए कॉइन्स कैसे पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो? पर्सनल पर्पस का मतलब यूटेंसिल आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, फर्नीचर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। हाउ कॉइन कैन बी पर्सनल असेट? तो वो तो पर्सनल असेट ऐसे भी नहीं है, तो उसको बेचोगे तो ऐसे भी आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, अगर कोई फर्नीचर है और उस फर्नीचर में कोई डायमंड आपने जड़ दिया, मींस फर्नीचर है, उस फर्नीचर में आपने डायमंड लगा दिया, तो फर्नीचर में डायमंड लगा दिया तो क्या उस पे कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस, उस पे कैपिटल गेन लगेगा। या जैसे मेरी ये रिस्ट वॉच है, नॉर्मली इस पे कैपिटल गेन नहीं लगता, लेकिन अगर इस रिस्ट वॉच के अंदर मैं क्या करता हूं, इसको पूरा गोल्ड बना देता हूं, मैं इसको पूरा गोल्ड का बना देता हूं करके, ठीक है, मैं इसको पूरा गोल्ड का बना देता हूं करके, और पूरा मैं एप्पल वालों को बोलता हूं कि मुझे गोल्ड की वॉच चाहिए, तो मैंने पूरा इसको गोल्ड बनाया, 24 कैरेट गोल्ड बनाया, इसके अंदर कुछ डायमंड वगैरह भी डलवा दिए, तो फिर ये ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये एज अ ऑर्नामेंट्स यूज हो रहा है, ये एज अ ऑर्नामेंट्स में आ जाएगा, एज अ ज्वेलरी में आ जाएगा, और उस पर कैपिटल गेन लग जाएगा। तो इसको मैंने अगर बना दिया, किस में बना दिया? दैट इज द, मैंने इसको जो बनाया वो गोल्ड में बना दिया, इसमें डायमंड लगा दिए, तो फिर ये ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा और उस पे मेरे को टैक्स लग जाएगा। अब एक और अनिल जो पूछ रहा है, मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा है वो तुम क्या लिख रहे हो, कारवांस क्या होता है, मैंने चेक नहीं किया, मुझे आई हैव टू चेक दैट। हाँ चलिए, उसके बाद में किसी ने बोला कॉपर के यूटेंसिल है, तो ऑब्वियसली पर्सनल असेट है ना। कॉपर तो पर्सनल असेट, अपने घरों में कॉपर तो यूज होता है, कॉपर जो है, कॉपर तो घरों में यूज होता है, तांबे के बर्तन तो पहले से होते आए, तो वो तो पर्सनल असेट ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, दैट इज द पर्सनल असेट। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन है 45(1). 45(1) ये बोलती है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट? सो कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. Any kind means movable, immovable, tangible, intangible, whether it is connected with your business or not, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल असेट है। लेकिन एक चीज समझना, इसमें से दो असेट कैपिटल असेट नहीं है। एक तो स्टॉक इन ट्रेड है, वो कैपिटल असेट नहीं है, क्योंकि उसको बेचोगे तो ऑलरेडी आपके बिजनेस में टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरी चीज आपकी मूवेबल पर्सनल असेट। मूवेबल पर्सनल असेट मींस ऐसी असेट जो आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो, उसको अगर आप बेचोगे तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या क्या है? ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट तक। तो ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। किसी ने बोला विंटेज कार बेचेंगे तो क्या होगा करके, ठीक है। तो विंटेज कार जो है, विंटेज कार अगर मान लो उसमें आपने कुछ किया नहीं है, मींस देयर इज नो मॉडिफिकेशन एंड ऑल, नथिंग इज डन, पुराना था एज इट इज आपने बेच दिया, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो आपने कुछ उसको मॉडिफाई करवा दिया, उसमें कुछ ऐसे पंख लगा दिए कि जहां ट्रैफिक है वो वहां उड़ भी रही है कार करके, ठीक है, तो ऐसा कुछ कर लिया, तो देयर में बी अ कैपिटल गेन, बिकॉज वो एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट में आ सकता है, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट में आ सकता है, अदरवाइज उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना। सर आप बोल रहे हो मूवेबल पर्सनल असेट में कार पे कैपिटल गेन नहीं लगता, लेकिन एक बात बताओ, कार अगर बिजनेस में यूज हो रही है तो कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? या जैसे ये एसी है जो मेरे स्टूडियो में लगा हुआ है, इस एसी को मैंने बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? आंसर इज यस। एसी को अगर मैंने बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा। मैंने मेरे बिजनेस वाली जो कार है उसको बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि ये पर्सनल असेट नहीं है ना, ये तो बिजनेस की असेट है। तो जो कार मेरे बिजनेस में यूज हो रही है उसको अगर मैं बेचूंगा तो कैपिटल गेन लगेगा। मैं जो ऑफिस में एसी यूज हो रहा है उस पे कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि ये बिजनेस की असेट है, ये पर्सनल असेट कहां है? ये पर्सनल असेट नहीं है। फिर आप बोलोगे सर यहां तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई कार है सर आपने पहले 10 लाख में खरीदी थी, आप 2-4 साल बाद बेचोगे तो उस केस में तो गवर्नमेंट को फायदा हो जाएगा, सॉरी गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी। आंसर इज नो। उस केस में क्या होता है, मैं आपको आगे जाके बिजनेस में सिखाऊंगा ये, कि जब भी आप ऐसी असेट बेचते हो ना जो कि आपकी लाइक बिजनेस में असेट है, जैसे ये डेप्रिशिएबल असेट है, तो उसमें क्या होता है ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से कॉस्ट क्या लेस करते हैं पता है? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू जो होती है WDV, वो कॉस्ट बनती है, और WDV कम हो सकती है ना।
WDV कम हो सकती है क्योंकि WDV तो मींस आप उस पे जो डेप्रीशिएशन ले रहे हैं, तो डेप्रीशिएशन लेने के बाद जो WDV रहती है, दैट WDV तो आपकी लेस हो सकती है ना, और जब WDV लेस है तो उस केस में भैया यहां कैपिटल गेन का चांस बनता है और गवर्नमेंट को प्रॉफिट पे टैक्स मिल सकता है, क्योंकि डेप्रीशिएबल एसेट जो बिजनेस में यूज होती है उस पे हम WDV लेंगे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम, और उस पे कोई इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलता है। जो WDV होती है वो एज इट इज यहां पे कॉस्ट बन जाती है करके, ठीक है। एक डाउट है, सिल्वर यूटेंसिल किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं होगा ना? ना, आंसर इज ना बाबा ना, और कहीं हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। देखो, इनकम टैक्स में कैपिटल रिसीट होती है ना, वो सिर्फ कैपिटल गेन में टैक्सेबल होती है, और ये कैपिटल रिसीट है, तो और कहीं पे ये टैक्सेबल नहीं होगा करके, ठीक है। कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं कि आप अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। अदर सोर्सेज में क्या टैक्सेबल होगा? जो आपकी रेवेन्यू रिसिट होती है वो टैक्सेबल हो सकती है अदर सोर्सेज में, बट कैपिटल रिसिट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल इन एनी अदर हेड अदर देन द कैपिटल गेन। चलिए, अब उसके बाद में हम तीसरा एक्सेप्शन पढ़ते हैं। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया बेचते हो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, तो वो भी आपकी कैपिटल असेट नहीं है। मैंने लिखा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। सो अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इंडिया की है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलेंगे? तो मैं बोलूं रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में सिचुएटेड है, तो ऐसी कोई एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में सिचुएटेड है उसको बोलेंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है रूरल एरिया किसको बोलेंगे? तो रूरल एरिया उस एरिया को बोलेंगे जो कि अर्बन एरिया नहीं है, रूरल एरिया उस एरिया को बोलेंगे जो कि अर्बन एरिया नहीं है। बट क्वेश्चन ये आता है अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? तो अर्बन एरिया उस एरिया को बोलेंगे जो रूरल एरिया नहीं है करके, ठीक है। आप क्या ऐसा लिखोगे? आंसर इज नो। तो देखिए मैंने क्या बोला, rural agriculture land is a land which is situated in rural area, but what is the meaning of rural area? Rural area is an area which is not an urban area, but what is the meaning of urban area? Can I say that urban area is an area which is not a rural area? Answer is no. तो पहली चीज तो ये rural agriculture land in India means like agriculture land which is situated in rural area. Now question is that what is the meaning of rural area? They have not defined the rural area, but they have defined the urban area. Urban area उन्होंने define किया हुआ है, और अर्बन एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो उस लैंड को मैं मानूंगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप बेचोगे तो उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं अबाउट द अर्बन एरिया, कि अर्बन एरिया क्या होता है। ऑल पीपल जस्ट फोकस हियर, अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया को उन्होंने डिफाइन किया। अब अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? तो ऑल पीपल फोकस हियर। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर किसी म्युनिसिपलिटी का, कोई भी म्युनिसिपलिटी है या कंटोनमेंट बोर्ड है या ग्राम पंचायत वगैरह जो है, नगर पालिका है, म्युनिसिपलिटी, उस म्युनिसिपलिटी का अगर पॉपुलेशन है ना वो 10,000 और मोर है, मींस म्युनिसिपलिटी का, इस म्युनिसिपलिटी का पॉपुलेशन इज 10,000 और मोर, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका हो जाएगा अर्बन एरिया। लास्ट सेंसस के हिसाब से देखना है, लास्ट सेंसस कब हुआ था? आई थिंक 2011 में हुआ था। लास्ट जनसंख्या गणना, लास्ट जनसंख्या गणना जो हुई थी वो लास्ट जनसंख्या गणना कब हुई थी? 2011 में। तो अपना जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले जो लास्ट सेंसस हुआ था उस सेंसस के हिसाब से अगर किसी भी एरिया का पॉपुलेशन 10,000 और मोर, नॉट 10,000 रुपीज, इट्स 10,000 और मोर है, दैट एरिया इज कॉल्ड अर्बन एरिया। लेकिन एक चीज समझना, अगर उस पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन जो है, उस पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज्यादा है, मींस 10,000 से ज्यादा है, बट अप टू 1 लाख है पॉपुलेशन, अप टू 1 लाख है, तो बेटा ये वाला एरिया जो है ये तो अर्बन एरिया है ही है। इसके साथ साथ में ये बाहर का जो 2 किलोमीटर का एरिया रहेगा ना, ये 2 किलोमीटर का एरिया भी आपका अर्बन एरिया बन जाएगा।
बाहर का जो सराउंडिंग एरिया रहेगा 2 किलोमीटर तक का, ये 2 किलोमीटर तक का एरिया है, ये भी आपका अर्बन एरिया बन जाएगा अगर उस पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से ज्यादा है बट अप टू 1 लाख है। लेकिन एक चीज समझना, अगर इस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन जो है दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख है, तो अगर मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख है तो गाइस ये वाला एरिया है, ये तो अर्बन एरिया है ही है। इसके बाहर का जो आपका 6 किलोमीटर का एरिया रहेगा ना, दैट 6 किलोमीटर एरिया इज ऑल्सो ट्रीटेड एज योर अर्बन एरिया। मींस ये जो 6 किलोमीटर का एरिया है दैट 6 किलोमीटर एरिया विल बी ट्रीटेड एज अर्बन एरिया। लेकिन बेटा अगर उस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो उस केस में बेटा ये वाला एरिया तो अर्बन एरिया है ही है, इसके बाहर का जो 8 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया रहेगा, जो 8 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया रहेगा, मींस ये जो 8 किलोमीटर का एरिया रहेगा, दिस 8 किलोमीटर एरिया इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द अर्बन एरिया। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। श्रेया इधर देखना, हम बात कर रहे हैं कैपिटल असेट में क्या नहीं आएगा, तो कैपिटल असेट में रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया नहीं आएगा। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया? So rural agriculture land in India is a agricultural land in India which is situated in rural area. But guys, what is the meaning of rural area? That is they have not defined, they have defined the urban area. Now what is the meaning of urban area? तो urban area को define कर रखा है। ये लोग बोलते हैं urban area means म्युनिसिपैलिटी का ऐसा एरिया जहां का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है। म्युनिसिपैलिटी का ऐसा एरिया जहां का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, ये आपका अर्बन एरिया है। लेकिन इफ दिस पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, तो ये तो अर्बन एरिया है ही है भाई गाइस। इसके बाहर का जो 2 किलोमीटर का एरिया है ना, ये 2 किलोमीटर का एरिया भी आपका अर्बन एरिया बन जाएगा। If this population is more than 1 lakh up to 10 lakh, more than 1 lakh है बट up to 10 lakh है, तो बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया है, ये भी अर्बन एरिया बन जाएगा। If this population is more than 10 lakh, तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया है, ये 8 किलोमीटर का एरिया भी आपका अर्बन एरिया बन जाएगा। अगर मान लो कोई एग्रीकल्चर लैंड यहां पे सिचुएटेड है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो यहां पे सिचुएटेड है, तो उसको मैं बोलूंगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। और अगर आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि ये कैपिटल असेट नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए, ये मेजरमेंट कैसे करेंगे? मींस हाउ वी विल मेजर दैट, इसको मापेंगे कैसे? 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो लॉ में ये लिखा हुआ है इट हैज टू बी मेजर्ड एरियली। आपको इसको एरियली मापना पड़ेगा। एरियली का मतलब होता है बर्ड फ्लाई डिस्टेंस। बर्ड फ्लाई का जो डिस्टेंस होता है, जैसे पक्षी उड़ता है, जो बर्ड फ्लाई उड़ता है ना, जैसे क्या होता है, रोड तो होती है वो अपन अपने हिसाब से बनाते हैं। जो रोड होती है वो रोड तो अपन अपने हिसाब से बनाते हैं, बिकॉज कहीं पे मंदिर आ गया, मस्जिद आ गया तो उधर से रोड ले लेते हैं। पक्षी ऐसा नहीं करता। जो बर्ड फ्लाई डिस्टेंस होता है, मींस आपको क्या करना है, एयर का डिस्टेंस लेना है। बर्ड फ्लाई डिस्टेंस दैट 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर है, वो आपको लेना है। अब आप मुझे बोलेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में सर ये कैसे पॉसिबल होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ही डिफिकल्ट है बर्ड फ्लाई डिस्टेंस लेना। अब बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं आप गूगल मैप से डिस्टेंस देख लीजिए। देखो सबसे पहली चीज की दिक्कत तो ये होती है कि कोई म्युनिसिपैलिटी कंप्लीट कहां हो रही है वही पता नहीं। म्युनिसिपैलिटी कंप्लीट कहां हो रही है वही पता नहीं चलता। तो अगर कोई म्युनिसिपैलिटी कंप्लीट हो रही है वही पता नहीं चलता, अगर मान लो पता चल गया तो फिर वहां से डिस्टेंस कैसे लेना? कुछ लोग बोलते हैं गूगल से ले लो, गूगल मैप से ले लो वगैरह, बट ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप जिस सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं वो आपका अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में, वैसा नहीं पूछा जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्लियरली देंगे कि ये एग्रीकल्चर लैंड कहां पे सिचुएटेड है करके। चलिए तो एक बात समझते हैं। अब अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बात करता हूं मुंबई का। मुंबई की जो बीएमसी है, बीएमसी जिसको बोलते हैं हम ब्रह्ममुखी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं आप। तो बॉम्बे की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है? आंसर इज यस। हमारे यहां 10,000 है, वो 5 मिनट में आप काउंट कर लोगे, इतने लोग यहां बाहर जाओगे तो दिखेंगे, ठीक है। तो 10,000 से ज्यादा तो है ही है। तो ये मुंबई म्युनिसिपैलिटी यहां पे मान लो कंप्लीट हुआ, यहां पे मुंबई म्युनिसिपैलिटी कंप्लीट हुआ। मुंबई की पॉपुलेशन क्या 10 लाख से ज्यादा है? आंसर इज यस।
तो मुंबई की जो बाउंड्री रहेगी वहां से लेके और यहां तक 8 किलोमीटर तक का जो एरिया है, दैट 8 किलोमीटर एरिया इज योर अर्बन एरिया। मींस ये तो अर्बन एरिया है ही है, इसके बाद ये 8 किलोमीटर का एरिया है, ये भी आपका अर्बन एरिया है। अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो यहां पे कोई एग्रीकल्चर लैंड है और आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किसी और म्युनिसिपैलिटी में नहीं आ रही है जिसका पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है। अगर मान लो इस मुंबई के बाद में एक नई म्युनिसिपैलिटी चालू होती है, दैट इज द न्यू बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी, या एक है थाने म्युनिसिपैलिटी, तो वो अलग डिस्ट्रिक्ट है, थाने न्यू बॉम्बे। तो थाने म्युनिसिपैलिटी में मान लो थाने म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है और वो उसमें कवर हो जाता है, तो फिर ये वाला एरिया, वो वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो भी अर्बन एरिया हो जाएगा ना, क्योंकि वो किसी और म्युनिसिपैलिटी जो है, किसी और म्युनिसिपैलिटी की लिमिट्स में काउंट हो रहा है, और उस म्युनिसिपैलिटी की अगर पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में बेटा ये वाला तुम्हारा जो है वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। अब एक और चीज समझना यहां पे, तो मैंने क्या बोला, अब आपका डाउट, अगर ऐसा कोई डाउट है कि सर मान लो हमारा कोई खेत है, वो खेत ऐसे है, मींस ऐसे आ रहा है, इसका कुछ पार्ट 8 किलोमीटर के अंदर आ रहा है और कुछ पार्ट 8 किलोमीटर के बाहर जा रहा है करके, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, आई डोंट नो। उसमें ऑब्वियसली आप प्रोपोर्शनेटली करेंगे कि यहां तक का जो भी आपका एग्रीकल्चर लैंड रहेगा वो आपका अर्बन है, इसको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, इसको बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो प्रोपोर्शनेट पार्ट पे कैपिटल गेन लगेगा, प्रोपोर्शनेट पार्ट पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एग्रीकल्चर लैंड का मतलब होता है जो आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, मींस गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आप उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आपने एनए करा रखा है, एनए करा रखा होता है वो नॉन एग्रीकल्चर हो जाता है, नॉन एग्रीकल्चर नहीं चलेगा। यहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से वो आपका एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, तो उसको अपन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, तो मैंने यहां पे क्या क्या बताया समझने की कोशिश करना। मैंने बताया कैपिटल असेट किसको बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी है, दैट इज द कैपिटल असेट। बट उसमें से एक्सक्लूड कर दिया क्या क्या, एक तो स्टॉक इन ट्रेड, बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हैं तो ऐसे भी बिजनेस में टैक्स लग जाता है। मूवेबल पर्सनल असेट या मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, वो कैपिटल असेट नहीं है, बट एक्सेप्शन इज ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, सो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया है, वो आपकी कैपिटल असेट नहीं है, अगर आप उसको ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लास्ट पॉइंट लॉ मेकर्स बोलते हैं कि एक तो गोल्ड बॉन्ड्स 1999, एक है गोल्ड बॉन्ड्स 1999, ये आजकल तो है नहीं, पहले हुआ करते थे, बट अभी भी नाम दे रखा है इसके लिए मैं लिख रहा हूं गोल्ड बॉन्ड्स 1999। और एक है तुम्हारे डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। 2015 में गवर्नमेंट ने एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई थी, और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अगर आपके पास कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट है तो वो डिपॉजिट सर्टिफिकेट कैपिटल असेट नहीं है, अगर आप उसको बेचोगे तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो ये वाली जो असेट है ना, ये वाली असेट आपकी कैपिटल असेट नहीं है, इनको अगर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बाकी कोई भी असेट आप बेचोगे तो उसमें कैपिटल गेन लगेगा करके, बाकी कोई भी असेट आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। बट बेटा ये वाली असेट है, ये कैपिटल असेट आपकी नहीं है। कौन कौन सी, स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल पर्सनल असेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, गोल्ड बॉन्ड्स 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। एक और चीज ध्यान रखना, ये जो गोल्ड बॉन्ड 1999 है ना एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये दो बॉन्ड्स ऐसे है करके, ठीक है। इनके केस में अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है ना तो वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है। इनके केस में अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट भी आपका पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। अंडर सेक्शन 1015 करके एक सेक्शन होती है, और अंडर सेक्शन 1015 आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन दो बॉन्ड्स के केस में। गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, इन दोनों पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी आपका पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब एक चीज समझना, आपने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा FII का, FII वर्ड सुना, FII दैट इज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सुना के नहीं सुना FII का वर्ड नाम? हाँ, FII का नाम सुना या नहीं सुना? सुना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर।
और हमारा शेयर मार्केट है वो काफी एफआईआई पे डिपेंड है। आप ऐसा बहुत बार सुनते होंगे कि जब एफआईआई इन्वेस्ट करती है उस दिन शेयर मार्केट एकदम रॉकेट होता है, और जिस दिन एफआईआई पैसा निकालती है, आजकल तो डीआईआई जो है वो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो भी बहुत एक्टिव है। बट बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा एफआईआई है, हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं एफआईआई पे। एफआईआई क्या होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो फॉरेन के फंड्स होते हैं, जो फॉरेन के बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको बोला जाता है एफआईआई। अब एफआईआई कितने हैं उसकी लिस्ट चाहिए तो आपको सेबी की वेबसाइट पे दे रखी है करके, ठीक है। एफआईआई रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो एफआईआई रजिस्टर्ड इन इंडिया सेबी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सेबी की वेबसाइट पे यहां पे लंबी चौड़ी 11,039 इतने आज एफआईआईज है। देखेंगे आप 1 to 25 यहां दिख रहे हैं, 11,000 एफआईआई है जिसको रजिस्टर कर रखा है सेबी ने। एफआईआई कौन कौन से, इनके नाम ही मेरे को तो पढ़ने नहीं आए, ऐसे फॉरेन के नाम है करके, ठीक है। जैसे ये तो अब ये SCUI होम केयर एम्प्लॉय पेंशन फंड करके कोई है, ये कहां का है? यूएस का फंड है करके, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ग्लोबल वैल्यू स्ट्रेटेजी, ये करके आपका कनाडा का फंड है। उसके बाद में आप देखेंगे दैट इज द तुम्हारा क्या है, इस नाम ही मेरे को तो पढ़ने नहीं आया, ऐसे 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 नाम है इनके करके, ठीक है। तो ये फॉरेन के हैं सब, जितने भी फंड देखोगे आप सब फॉरेन के फंड दिख रहे हैं। इनका एड्रेस देखोगे तो इसका एम्स्टर्डम दे रखा है करके, ठीक है। ऊपर वाले का भी एम्स्टर्डम दे रखा है, उसका भी एम्स्टर्डम दे रखा है। तो ये काफी तो एम्स्टर्डम के फंड है। उसके बाद में यूएसए का दे रखा है, ये कनाडा का दे रखा है। आप देखोगे तो यहाँ पे कनाडा का दे रखा है, बहुत सारे, ये सब फॉरेन के फंड है। तो कुल मिला के आज इंडिया में जो एफआईआई रजिस्टर्ड है ना, वो कितने रजिस्टर्ड है अभी मैंने आपको बताया था, अप्रोक्स 11,000 एफआईआईज है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। अब एक बात बताओ, एफआईआई के केस में एक दिक्कत आ जाती थी। दिक्कत क्या आती थी? जैसे एक एफआईआई है, इसने क्या किया, हमारे जो ये मोदी जी है और अरुण जेटली जी है, पहले पी चिदम्बरम जी थे, पहले उससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, ये जब भी फॉरेन जाते थे ना तो फॉरेन जाके और फॉरेन वालों को मोटिवेट करते थे और क्या बोलते थे, आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, हम क्या करेंगे, आपको बहुत ही कंसेशनल रेट से टैक्स लगाएंगे। और उनको क्या बोल के आते थे पता है? उनको बोलते थे कि शेयर मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपको सिर्फ 10% से टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 112A। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो ओनली 15% की रेट से टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन आपका 111A। ऐसा ऐसा बोल के आ जाते थे, ठीक है। अब हुआ क्या, एक एफआईआई ने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। एक एफआईआई ने एक ही दिन में मान लो 5,000 करोड़ के शेयर्स खरीदे, 5,000 करोड़ के शेयर्स खरीदे, और मान लो 5-6 दिन बाद उसने वही शेयर 7,000 करोड़ में बेच दिए। 7,000 करोड़ में शेयर्स बेच दिए, मींस 2-3 दिन बाद 7,000 करोड़ में शेयर बेच दिए। तो यहां पे इसको गेन कितना हुआ, 2,000 करोड़ का गेन हुआ। तो ये 2,000 करोड़ का मींस 2,000 करोड़ का जो गेन हुआ, यहां एफआईआई ने सोचा कि हमको कैपिटल गेन लगेगा, और कैपिटल गेन कितना, 15% टैक्स लगेगा, ठीक है, 15% टैक्स भर देंगे। लेकिन हमारे असेसिंग ऑफिसर क्या करते थे, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर है, वो हमेशा इनको क्वेश्चन करते थे कि आप लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहे हो, आप तो ट्रेडिंग कर रहे हो। आपने तो शेयर खरीदा, फिर आप वापस बेच रहे हो, वापस 4 दिन बाद वही शेयर खरीद रहे हो, वापस आप बेच रहे हो, वापस खरीद रहे हो, वापस बेच रहे हो, आप तो ट्रेडिंग कर रहे हो ना। वो क्या बोलता है कि आप तो ट्रेडिंग कर रहे हो, और ट्रेडिंग जब करते हो आप, तो उस केस में तो आपका इनकम यहां पे कैपिटल गेन में थोड़ी जाना चाहिए। ये कैपिटल गेन में 15% टैक्स रेट है, मींस ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 15% टैक्स रेट है। आपकी इनकम तो पीजीबीपी में जानी चाहिए, बिजनेस में जानी चाहिए, और जब बिजनेस में जानी चाहिए तो आपको 30%, या अगर वो एफआईआई फॉरेन कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में है तो बोलते हैं आपको 40% टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ट्रेडिंग कर रहे हो। तो हमारे असेसिंग ऑफिसर है, ये लोग क्या बोलते थे कि आप तो ट्रेडिंग कर रहे हो ना, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप तो ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने अभी आपका कैपिटल गेन में इनकम ही नहीं आएगा, आपका तो बिजनेस में जाएगा। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ये चीज कि कब बिजनेस में जाता है, कब कैपिटल गेन में जाता है। एफआईआई ने इंडिया में आना ही बंद कर दिया, बोले नहीं नहीं, हम लोग इनको मतलब नहीं आना चाहते, हम इंडिया में नहीं आना चाहते। एफआईआई ने आना ही बंद कर दिया इंडिया में, बिकॉज इंडिया वाला क्या करता था, एओ बोलता था आप तो ट्रेडिंग कर रहे हो, आज आपने शेयर खरीदे, 2 दिन बाद आप बेच रहे हो करके, तो जब आप शेयर बेच रहे हो, खरीद के बेच रहे हो, तो ये तो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो मैं इनकम तो पीजीबीपी में टैक्सेबल करूंगा, बिजनेस में टैक्सेबल करूंगा। तो एफआईआई ने सोचा यार इंडिया में नहीं जाना। फिर अरुण जेटली जी ने एक अमेंडमेंट किया,
और अरुण जेटली जी ने अमेंडमेंट क्या किया पता है? अरुण जेटली जी ने एक अमेंडमेंट किया कि एफआईआई अगर कोई भी सिक्योरिटी इंडिया में हेल्ड करता है, कोई भी सिक्योरिटी इंडिया में हेल्ड करता है एफआईआई, तो हमेशा वो कैपिटल असेट माना जाएगा, हमेशा कैपिटल असेट ही माना जाएगा, कैपिटल गेन में ही जाएगा। भले आज खरीद के आज बेचा, भले सुबह कोई सिक्योरिटी खरीदी शाम को बेच दी, तो भी उस केस में वो कैपिटल गेन में ही जाएगा। किसके केस में? एफआईआई के केस में। और बड़ा वेलकम अमेंडमेंट था, ऑब्वियसली जरूरी था ये करना करके, ठीक है। बिकॉज क्या होता था, नहीं तो ये डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट बढ़ता जाता था, एओ बोलता था पीजीबीपी, वो बोलता था कैपिटल गेन। तो उन्होंने क्या किया, एक काम किया कि एफआईआई अगर कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करता है, कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करता है, तो उस पर हमेशा कैपिटल गेन होगा। भले वो सिक्योरिटी स्टॉक है तो भी कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा, और कैपिटल गेन में फिर कंसेशनल रेट से टैक्स लगेगा। ऑब्वियसली अगर जैसे शेयर्स वगैरह है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112A से आपका 10%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 15%, मींस कंसेशनल रेट्स का बेनिफिट मिल जाएगा टू द एफआईआईज। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो ये जरूरी था, इसके लिए इन्होंने बोला कि एफआईआईज के केस में ऑलवेज 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 आपका कैपिटल असेट ही माना जाएगा करके, ठीक है। अब एक और बात समझना, एक और बात समझना करके, ठीक है। एक है ना यूलिप, है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूलिप, यूलिप समझते हो ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप पे मैं थोड़ा टाइम लूंगा, आज नहीं लूंगा, बट यूलिप एक अलग से मैं पढ़ाऊंगा, जिस दिन मैं कम से कम 1 घंटा है वो सिर्फ यूलिप के बारे में बात करूंगा। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, लोगों ने क्या किया, एक मस्त वाला तरीका निकाला था। तरीका क्या था आपको पता रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर आपका मैच्योरिटी होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D करके एक सेक्शन होती है, और 1010D में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होता है। मींस आप जब इन्वेस्ट करते हो तो एटीसी में डिडक्शन मिलता है, बट उसका जो मैच्योरिटी होता है ना, दैट मैच्योरिटी इज एग्जेम्प्टेड, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। एक नया फंडा मार्केट में आया था, दैट इज द यूलिप। यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। और यूलिप इज ऑल्सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, बट ये भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब इसका जो मैच्योरिटी है ना, वो एग्जेम्प्ट होता था, इसका भी एग्जेम्प्ट होता था। लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया पता है, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बंद करके और यूलिप में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। यूलिप इज लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली। यूलिप इज लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली। यूलिप इज लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली, क्योंकि अगर मान लो आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैंने यूलिप में इन्वेस्ट किया, आपने अगर थोड़ा बहुत अगर रिसर्च किया होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, तो यूलिप जो होता है ना, वो यूलिप बेसिकली क्या होता है पता है? यूलिप इज लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली। वो म्यूचुअल फंड ही है, यूलिप एक म्यूचुअल फंड ही है करके, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने मान लो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का यूलिप लिया। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्या करती है, उसको म्यूचुअल फंड जैसे ही काम करता है यूलिप मींस, और उसमें बहुत सारे प्लान्स रहते हैं यूलिप्स के। अगर आप यूलिप्स के प्लान ढूंढोगे बहुत सारे प्लान्स मिलेंगे। तो लोगों ने क्या किया, यूलिप में इन्वेस्ट किया, और यूलिप के थ्रू जो मैच्योरिटी होती थी उसका एग्जेम्पशन ले लेते थे, बोलते थे इट इज टोटली एग्जेम्प्ट करके। जो यूलिप का मैच्योरिटी है, वो यूलिप का मैच्योरिटी बोलते हैं टोटली एग्जेम्प्ट। तो निर्मला सीतारमण जी को यह समझ में आया कि लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की जो अगर यूनिट बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, तो ये लोग यूलिप के थ्रू रूट होके जाते थे। मींस ये किसी कंपनी का यूलिप ले लो, और यूलिप में वो कंपनी क्या करती थी, अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड जैसे ही काम करती थी, और भैया फिर आपका मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट हो जाता था। तो फिर उन्होंने, निर्मला सीतारमण जी ने 1 साल पहले लास्ट ईयर ही अमेंडमेंट किया और बोला यूलिप जो है ना, वो कुछ केसेस में आपकी कैपिटल असेट मानी जाएगी, और अगर आप यूलिप को बेचोगे तो उस केस में आपको कैपिटल गेन लगेगा। जो यूलिप है वो कैपिटल असेट मानी जाएगी, और कुछ केसेस में आप यूलिप को बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा करके, ठीक है। तो यूलिप इज अ कैपिटल असेट, आप ये समझ के चलिए। कब कैपिटल असेट मानना है उसको मैं आगे जाके बताऊंगा करके, बट अभी के लिए आप ये समझिए, यूलिप कैपिटल असेट होगी, एफआईआई कोई सिक्योरिटी हेल्ड करेगी वो कैपिटल असेट होगी, और बाकी केसेस में एनी प्रॉपर्टी है वो कैपिटल असेट होगी। ये 4 असेट को छोड़ के बाकी जितनी भी असेट है वो आपकी कैपिटल असेट। चलिए आप एक काम करिए, आपकी बुक में जो भी दे रखा है पूरे पेज पे, जो भी आपने दे रखा है पूरे पेज पे, वो आप पूरा रीड कर दीजिए, और अगले पेज पे जो पॉइंट नंबर 6 दे रखा है उसको भी आप रीड कर लीजिए। मींस ट्रांसफर की डेफिनेशन से पहले जो भी दे रखा है वो उसको आप रीड कर लीजिए एक बार। तो एक तो आप कैपिटल गेन में पहले पेज पे जो दे रखा है, दिस पेज, ये पूरा रीड कर लीजिए।
पेज नंबर 26 रहेगा, और दूसरे पेज पे जो ट्रांसफर की डेफिनेशन से पहले दे रखा है इसको आप पूरा रीड कर लीजिए। ट्रांसफर की डेफिनेशन से पहले एक बार आप ओवरव्यू कर लीजिए बस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस पीपल, निखिल, एज पर चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन विल बी इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। अभी ट्रांसफर तो देख लो, ट्रांसफर होता क्या है। चलिए, यहां पे एक पॉइंट दे रखा है, ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। ये एक पॉइंट दे रखा है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूड एनी राइट इन रिलेशन टू द इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट व्हाटसएवर। ये आपको समझ में आएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन के पार्ट में, ये आपको समझ में आएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन के पॉइंट में, इंटरनेशनल टैक्सेशन के पार्ट में। जब आप इंटरनेशनल टैक्सेशन देखेंगे ना, तो वहां पे मैंने वोडाफोन का केस लॉ का जिक्र किया हुआ, क्योंकि वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा और जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। शायद इस वीकेंड को, क्योंकि अभी अभी रिकॉर्ड हुआ है पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। जैसा इस बैच में आपको बोला हुआ है कि 35 to 40% विल बी द रिकॉर्डेड, तो वो रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिलेगा। अभी जस्ट रिकॉर्ड हुआ है लास्ट मंथ करके, ठीक है। और आपके पास कॉम्पैक्ट वॉल्यूम 2 है, उसमें दे रखा है। तो वहां वोडाफोन वाले केस लॉ में आपको समझ में आएगा कि फॉरेन की एक कंपनी है जिसका नाम था हचेसन, और हचेसन ने क्या किया था, वोडाफोन का इंडियन कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था बाहरी, तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल, वो जो है वो भी कैपिटल असेट माना जाता है। तो इंडियन कंपनी में जो मैनेजमेंट या कंट्रोल होता है ना, वो भी एक कैपिटल असेट माना जाता है। तो इंडियन कंपनी में मैनेजमेंट या कंट्रोल होना, वो भी एक कैपिटल असेट माना जाता है। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। 5 का पॉइंट सेकंड नहीं समझा आपको? 5 का पॉइंट सेकेंड, दैट इज अ प्रीसियस स्टोन्स वेदर नॉट सेट इन एनी फर्नीचर यूटेंसिल और अदर आर्टिकल। मींस कहीं पे वो सेट किए हुए हैं या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेट का मतलब होता है उसमें फिक्स किया हुआ, कि भाई अगर मान लो किसी फर्नीचर में आपने प्रीसियस स्टोन मींस डायमंड, डायमंड कहीं पे ऐसे जड़ा हुआ है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए,
अब अपन आगे चलते हैं कि असेट ट्रांसफर में क्या क्या आएगा। कब बोलेंगे कि कोई असेट ट्रांसफर हो गई, तो मैं बताऊं ट्रांसफर कब माना जाएगा। तो ट्रांसफर में इन्होंने इंक्लूड किया कि ट्रांसफर इंक्लूड्स, ट्रांसफर में क्या क्या इंक्लूड होगा। एक तो अगर आप कोई सेल करते हो, कोई असेट को आप सेल करते हो तो वो ट्रांसफर है। दूसरा, अगर आप एक्सचेंज करते हो किसी असेट को तो वो भी ट्रांसफर है, एक्सचेंज भी ट्रांसफर है। तो सेल किया तो वो ट्रांसफर होगा। एज वेल एज द अगर आपने कोई असेट को एक्सचेंज कर दिया, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक घर है, मैंने आपसे गोल्ड ले लिया, आपको मैंने घर दे दिया, एक्सचेंज किया, तो क्या एक्सचेंज भी ट्रांसफर होगा? आंसर इज यस। उसके बाद में रेलिंक्विशमेंट ऑफ द असेट, एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। या तो आप रेलिंक्विशमेंट करते हो या एक्सटिंग्विशमेंट करते हो। अब आप बोलोगे रेलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट क्या होता है? एक्सटिंग्विशमेंट आगे जाके समझेंगे एक जगह, बट रेलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपना राइट छोड़ देते हो, आप अपना राइट फोरगो कर देते हो, आप अपने आप को उससे अबेंडन कर देते हो। दैट इज कॉल्ड रेलिंक्विशमेंट ऑफ द असेट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी कंपनी के मेरे पास शेयर है और कंपनी ने मुझे राइट शेयर ऑफर किए। अगर किसी कंपनी के मेरे पास शेयर है, उस कंपनी ने मुझे राइट शेयर ऑफर किए, एक कंपनी के शेयर है मेरे पास, उस कंपनी ने मुझे राइट शेयर ऑफर किए, मुझे वो राइट शेयर नहीं चाहिए, मैंने वो राइट किसी और को रिनाउंस कर दिया। तो राइट जो है वो भी तो अपने आप में कैपिटल असेट है। मैंने वो राइट किसी को रिनाउंस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तू ही ले ले। दैट इज कॉल्ड योर रेलिंक्विशमेंट ऑफ द असेट। मींस रेलिंक्विशमेंट मींस आप किसी चीज को फोरगो कर रहे हो, आप किसी चीज को सरेंडर कर रहे हो, आप किसी चीज को अबेंडन कर रहे हो अपने आप से। दैट इज कॉल्ड रेलिंक्विशमेंट ऑफ द असेट। और रेलिंक्विशमेंट भी ट्रांसफर माना जाएगा, उसमें कैपिटल गेन लगेगा। तो देखिए, अगर आप सेल करते हो, एक्सचेंज करते हो, रेलिंक्विशमेंट करते हो, ट्रांसफर माना जाएगा। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट है, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब भी यही होता है कि आप अपना राइट किसी को ट्रांसफर कर देते हो। दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर। एक पॉइंट आता है दैट इज द कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। ये कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ क्या होता है? तो अपन एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे बैच में एक बंदा है जिसका नाम है आदित्य। कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है? आदित्य के नाम से ही इस एग्जांपल को आगे भी अपन समझेंगे, क्योंकि अपन जब इसको इन डिटेल आगे जब इसकी रेस्पेक्टिव सेक्शन आएगी तो वहां पे अपन समझेंगे। राइट शेयर ट्रांसफर विल इंक्लूड राइट शेयर तो ट्रांसफर करोगे वो तो ऐसे भी ट्रांसफर है ना। आपने राइट किसी को अबेंडन कर दिया, आपने राइट जो है वो मैंने नहीं लिया, मैंने किसी और को दे दिया, भाई तू ले ले करके, ठीक है, और उससे कुछ पैसा मैंने ले लिया। दैट इज कॉल्ड रेलिंक्विशमेंट। अब एक चीज समझना, कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है? कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है कि जैसे मान लो ये जो है एक प्रॉपर्टी है आदित्य की। प्रॉपर्टी ऐसे कैसे बन गई? ये प्रॉपर्टी है आदित्य की, और ये प्रॉपर्टी बहुत मेहनत करके बनाई थी आदित्य ने, और आदित्य ने बहुत मेहनत करके बनाई थी। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, यहां से मान लो बुलेट ट्रेन जाने वाली है, तो यहां से बुलेट ट्रेन जाने वाली है, तो इसकी प्रॉपर्टी मोदी जी कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी मोदी जी कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लेते हैं। लॉ में कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है, और जैसे ही कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, मान लो इसको 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन मिल जाता है, और जैसे ही इसको 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन मिलता है, जैसे ही इसको 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन मिलता है, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं और बोलते हैं इनकम टैक्स दो। जैसे ही 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन मिलता है, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं और इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि टैक्स दो। अब ये बोलता है काय का टैक्स, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कैपिटल गेन। ये बोलता है काय का कैपिटल गेन? कैपिटल गेन तो तब लगता है ना जब मेरा कोई कैपिटल असेट है और उसको मैंने ट्रांसफर किया। मैंने ट्रांसफर कहां किया? ये तो जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी आपने कंपल्सरी एक्वायर की थी। मैंने तो बोला ही नहीं था, मैं तो चाहता था मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास ही रहे। आप कंपल्सरी एक्वायर्ड जबरदस्ती कर रहे हो और बोल रहे हो ट्रांसफर है, ये तो गलत है ना। तो उसके लिए क्या होता था, लोग डिस्प्यूट करते थे, तो लॉ मेकर्स ने क्या किया कि यहां पे लॉ में अमेंडमेंट कर दिया और क्लियरली लिख लिया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड होगी ना, वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाएगा और इस केस में आपका कैपिटल गेन लगेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड होगी तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपका ये ट्रांसफर माना जाएगा और इसमें कैपिटल गेन लग जाएगा। ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन लगेगा, तो कंपल्सरी एक्विजिशन भी ट्रांसफर है और कैपिटल गेन लगेगा। एक और कंसेप्ट आता है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ योर कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं,
कि मान लो एक बंदा है जिसका नाम है हेमंत। हेमंत उसका हेमंत मिहिर दो नाम है, तो पापा का नाम तो नहीं है हेमंत, नहीं तो बोलेगा पापा के नाम से आपने एग्जाम्पल ले लिया करके, ठीक है। चलिए मैं दूसरे का एग्जाम्पल ले लेता हूं, इरफान। इरफान आजान, अजान, ये भी पापा का नाम हो सकता है। चलिए किसी और का नाम ले लेता हूं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे एक बंदा है जिसका नाम है गौरव। हाँ, गौरव, गौरव करके एक बंदा है। इसने क्या किया कि कुछ ज्वेलरी खरीदा था, ठीक है, ज्वेलरी खरीदा था, और ये जो ज्वेलरी है ना उसके घर के अंदर पड़ा था, में से ये कैपिटल असेट था। पहले ज्वेलरी जो था वो कैपिटल असेट था, पहले जो है वो ज्वेलरी है वो कैपिटल असेट था। इधर देखो, ज्वेलरी कैपिटल असेट था, गौरव के पास में घर के अंदर पड़ा था। कुछ दिन के बाद उसने सोचा कि क्यों ना यार ज्वेलरी का बिजनेस चालू कर देता हूं, क्यों ना ज्वेलरी का बिजनेस चालू कर देता हूं करके, ठीक है। अब एक बात समझना, उसने क्या किया, ये ज्वेलरी का बिजनेस चालू कर दिया और इसी ज्वेलरी को इसने क्या कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टॉक इन ट्रेड में जो कन्वर्ट किया ना, ये कन्वर्ट किया, ये भी ट्रांसफर माना जाएगा, इसमें भी कैपिटल गेन लगेगा। अब कैपिटल गेन कैसे लगेगा, क्या लगेगा, वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। बट ध्यान रखना, अगर आप कोई भी कैपिटल असेट है, ये पहले तो कैपिटल असेट था, आपने उसको जैसे ही स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, वो कन्वर्जन भी ट्रांसफर माना जाता है, उस केस में भी आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए यहां ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, तो मैंने क्या बोला, सेल आता है, एक्सचेंज आता है, रेलिंक्विशमेंट आता है, एक्सटिंग्विशमेंट आता है, कंपल्सरी एक्विजिशन आता है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड में आप अगर कन्वर्ट कर देते हो अपनी कैपिटल असेट को, तो वो भी तुम्हारे ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है। अब एक और चीज समझना बेटा, क्वेश्चन यह आता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में ट्रांसफर कब माना जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या किया, एक घर सेल किया, ये मेरा घर है और इस घर को मैंने सेल कर दिया। अब घर को सेल किया तो इसमें कुछ सीक्वेंसिंग हुई, कैसे, जैसे सबसे पहले हमारे बीच में एक छोटा सा अग्रीमेंट बन गया, अग्रीमेंट बन गया, और अग्रीमेंट बना फॉर एन एग्जांपल 19 मार्च 2023 को, इस डेट को अग्रीमेंट बना। अग्रीमेंट में लिखा गया कि मैं भाई प्रॉपर्टी बेचने वाला हूं, दूसरा बंदा निखिल है वो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, निखिल खरीदने वाला है, मैं बेचने वाला हूं, हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट बना। अग्रीमेंट के बाद में उसने कुछ पैसा वैसा दे दिया और अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। मैंने क्या कर दिया, इसको पोजेशन हैंडेड ओवर कर दिया, पोजेशन हैंडओवर कर दिया, और मैंने पोजेशन हैंडओवर कर दिया फॉर एन एग्जांपल 27 मार्च 2023 को, और उसके बाद में इसका रजिस्ट्रेशन है वो मान लो लेटर डेट पे हुआ। इसने बोला कि सर मेरा मई 23 में एग्जाम है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप मुझे की दे दीजिए, हैंडओवर कर दीजिए। उसने कंसिडरेशन भी कुछ पे कर दिया, बट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन हुआ फॉर एन एग्जांपल 15 जून 2023 को। क्वेश्चन ये आता है ट्रांसफर का डेट क्या माना जाएगा, ट्रांसफर कब माना जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो ना, तो उसमें ट्रांसफर का डेट लिया जाता है पोजेशन हैंडओवर का डेट। जिस दिन आप पोजेशन हैंडओवर करोगे उस डेट को यह माना जाएगा कि यह प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो गई है, पोजेशन हैंडओवर का डेट है वो आपका ट्रांसफर माना जाएगा। नॉर्मली तो क्या होता है कि भैया जिस दिन रजिस्ट्री होती है उसी दिन पोजेशन हैंडओवर होता है, बट देयर में भी पॉसिबिलिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, देयर में भी पॉसिबिलिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, देयर में भी पॉसिबिलिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो जो पोजेशन हैंडओवर का डेट है ना, ये पोजेशन हैंडओवर का डेट है, वो आपका ट्रांसफर का डेट माना जाएगा। और गाइस अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी याद रहे तो हाउस प्रॉपर्टी में एक सेक्शन हुआ करती है 27, और वो क्या बोलती है, आप डीम्ड ओनर बन जाओगे जिस दिन आप पोजेशन ले लिए, जिस दिन आप पोजेशन ले लिए उस दिन आप डीम्ड ओनर बन जाओगे। तो भैया यहां पे ट्रांसफर का डेट जो है वो पोजेशन हैंडओवर का डेट होगा, और आप डीम्ड ओनर कौन सी डेट को बन जाओगे, जिस दिन पोजेशन मिल गया तो उधर वो ओनर बन जाएगा और इधर ये ट्रांसफर माना जाएगा। तो जैसे ही आप पोजेशन किसी को देते हो उस डेट को आपका ट्रांसफर माना जाएगा। तो यहां पे 27 मार्च 2023 को ट्रांसफर माना जाएगा। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में आपको कैपिटल गेन लग जाएगा।
तो कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगेगा? प्रीवियस ईयर 20 to 23। भले इस साल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन अगले साल होगा, लेकिन आपने पोजीशन हैंडओवर कर लिया तो उस केस में ये ट्रांसफर माना जाएगा करके। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट फोकस हियर। मैंने ट्रांसफर की डेफिनेशन में अभी तक क्या क्या बताया? रजिस्ट्रेशन अगर पहले हो गया तो रजिस्ट्रेशन की डेट पे ट्रांसफर हो गया अनिल। अगर मान लो रजिस्ट्रेशन पहले हो गया, अगर रजिस्ट्रेशन आपका पहले हो गया, मान लो 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन हो गया, तो फिर ट्रांसफर हो गया ना, तो फिर ट्रांसफर हो गया ना। क्या पोजीशन जो है वो अग्रीमेंट से पहले नॉर्मली अग्रीमेंट तो होता है, अग्रीमेंट मतलब अंडरस्टैंडिंग, फिर उसका पोजीशन हैंडओवर होता है, उसी टाइम पे रजिस्ट्रेशन होता है। अगर रजिस्ट्रेशन पहले हो गया तो उस डेट पे ट्रांसफर हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया तो भाई वो पर्सन ओनर बन गया ना उसका, दैट इज द ट्रांसफर। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑल पीपल जस्ट फोकस हियर। देखिए आप क्या कर रहे हैं? अलाउइंग द पोजीशन, आप किसी को पोजीशन अलाउ कर रहे हैं ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन इन द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ? क्योंकि रजिस्ट्रेशन की डेट पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, लेकिन आप पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप किसी को पोजीशन हैंडओवर कर रहे हैं तो उस केस में ये ट्रांसफर माना जाएगा। ऐसा एक सेक्शन बोलती है 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करके, एक टोपा करके एक एक्ट है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एक सेक्शन होती है 53A, और वो ये बोलती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर अग्रीमेंट बन गया, आपने पार्ट परफॉर्मेंस में आपको कंसिडरेशन भी कुछ मिल गया करके, और आप पोजीशन किसी को दे देते हो, तो उस केस में ये माना जाएगा आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर लिया है, ये माना जाएगा आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन है, like becoming a member or acquiring share in the cooperative society which has the effect of transferring of enabling the enjoyment of the immovable property, तो ये भी ट्रांसफर माना जाता है। ये क्या है? एक बात बताइए, जैसे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा होगा, जैसे मुंबई में मैं बात करूं तो मुंबई में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जैसे मैं बात करता हूं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब एक बात समझना, आजकल तो क्या होता है ना, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे होता है, बट पहले क्या होता था, बहुत बार ऐसा होता था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती थी ना उस सोसाइटी की, वो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता था वो उस सोसाइटी के नाम पे होता था, और आपको उसका क्या बनाया जाता था? शेयर होल्डर। एग्जाम्पल के लिए एक काम करते हैं, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा करके एक धारावाहिक देख रखा है, सीरियल देख रखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब एक बात समझना, वो वाला जो धारावाहिक है उसमें एक गोकुल धाम करके सोसाइटी है। अब गोकुल धाम सोसाइटी जो है उसमें मान लो जितने भी घर है करके, ठीक है, वो घर की मेन जो है मान लो रजिस्टर्ड है, जितने भी घर है वो रजिस्टर्ड है उस सोसाइटी के नाम पे, और ये जितने भी लोग हैं, कौन कौन, जेठालाल है, पोपटलाल है करके, ठीक है, ये लोग उसके शेयर होल्डर है। तो एक बात समझना, अब ये घर बेचने के लिए क्या करते हैं? अपना शेयर किसी को बेच देते हैं, या किसी को मेंबर बना देते हैं, या अपना शेयर किसी को बेच देते हैं। तो क्या ये भी ट्रांसफर माना जाएगा? आंसर इज यस, ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। मींस ये ट्रांसफर माना जाएगा उस प्रॉपर्टी का जिसके आप हकदार हो। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, जो गोकुल धाम सोसाइटी है उसमें जेठालाल है, पोपटलाल है, दूसरे और है करके, ठीक है। अब जितने भी लोग हैं, वो बीड़े हैं, ये लोग मान लो शेयर होल्डर है उस सोसाइटी के, तो सोसाइटी का उनके पास सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट है, प्रॉपर्टी मान लो उनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। अब इनको घर बेचना है तो ये लोग क्या करते हैं? वो शेयर सर्टिफिकेट किसी को दे देते हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट अगर उन्होंने किसी को दे दिया तो क्या ये भी ट्रांसफर माना जाएगा? आंसर इज यस गाइस, ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। तो यहां पे यही लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी ट्रांजेक्शन, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है लाइक बिकमिंग अ मेंबर ऑफ, किसी को आप मेंबर बना रहे हो या किसी के शेयर एक्वायर कर रहा है वो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उससे क्या हो रहा है? विच हैज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट किसी को ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी ट्रांसफर माना जाएगा और इसमें भी कैपिटल गेन लगेगा। एंड लास्ट पार्ट इज अ रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जिसको आप ZC भी बोलते हो, SFM में आपने देखा होगा। जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि आपको, जीरो कूपन बॉन्ड्स बेसिकली एक ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो आपको पता रहेगा डिस्काउंट पे इशू होते हैं और पार पे रिडीम्ड होते हैं।
मींस जैसे कोई बॉन्ड है वो इशू हुआ 80 पे और उसका जो रिडेम्पशन हो रहा है वो मान लो 100 पे हो रहा है, तो बेटा ये 20 जो है ना ये कैपिटल गेन में जाएगा, ये भी ट्रांसफर माना जाता है। अगर रिडेम्पशन होता है तो ये रिडेम्पशन है वो कैपिटल गेन में जाएगा, मींस ये ट्रांसफर माना जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में देखिए क्या क्या आया करके, ठीक है। ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आया, सेल है, एक्सचेंज है, रेलिंक्विशमेंट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में पोजीशन इज ट्रांसफर, इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, एंड इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल, अगर आप शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर देते हो, मेंबरशिप राइट ट्रांसफर कर देते हो, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। अब एक चीज समझना, यहां पे एक नोट दे रखा है, ये नोट भी आपको वोडाफोन वाले केस में समझ में आएगा, ये भी आपको वोडाफोन वाले केस में समझ में आएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर इंक्लूड्स disposing or parting of any asset or interest therein or creating any interest in any asset in any manner whatsoever, either directly or indirectly, absolutely or conditionally, voluntarily or involuntarily, by way of an agreement or otherwise, means including disposing of or parting with any asset or interest therein, क्रिएटिंग एनी इंटरेस्ट और एनी असेट। इसमें क्या हुआ था वोडाफोन वाले केस में, एक फॉरेन की कंपनी थी मॉरिशस बेस, मॉरिशस की कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए थे हांगकांग की कंपनी ने नीदरलैंड की कंपनी को। तो मॉरिशस की कंपनी के शेयर जो ट्रांसफर हुए, वो मॉरिशस की कंपनी के शेयर एक हांगकांग की कंपनी ने नीदरलैंड की कंपनी को ट्रांसफर किए थे। तो उस केस में क्या हुआ, क्या ये भी ट्रांसफर माना जाएगा? इन्होंने बोला यस, मींस ट्रांसफर आल्सो इंक्लूड डिस्पोजिंग ऑफ और पार्टिंग विद असेट और इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने असेट या इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था किसी अग्रीमेंट के थ्रू, और अग्रीमेंट कहां बना था, इंडिया के बाहर बना था। तो क्या ये भी ट्रांसफर माना जाएगा? इस नोट को आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी जब आप वोडाफोन वाला केस में आपको पढ़ाऊंगा इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले पार्ट में, तब आपको समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। मृदुल बोल रहा है सर कंपल्सरी एक्वायर्ड, गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी कर ली, गवर्नमेंट जो है वो मान लो पैसा देता है, वो 10 साल बाद देता है, क्या होगा? रुक जा बाबू, अभी तो आज तो चालू हुआ है, ठीक है। कैसे कैपिटल गेन लगेगा, क्या लगेगा, वो आएगा कल परसों, ठीक है। इफ वी बाय महिंद्रा रिसोर्ट मेंबरशिप देन ट्रांसफर, नो महिंद्रा रिसोर्ट मेंबरशिप में तो आपको प्रॉपर्टी का ओनर थोड़ी बनाते हैं, बोलो आप प्रॉपर्टी का आप ओनर थोड़ी बनते हो उसमें, दैट इज जस्ट लाइक वो उसको कैपिटल, महिंद्रा का रिसोर्ट का मेंबरशिप आपने खरीदा और मेंबरशिप बेचोगे तो नॉर्मली कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बिकॉज आप उसके एब्सोल्यूट ओनर नहीं होना प्रॉपर्टी के, आप उसके एब्सोल्यूट ओनर है वो आप नहीं हो। रेलिंक्विश एक्सटिंग्विशमेंट में क्या फर्क होता है आगे जाके देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है देखने की। यस, श्रीनिवास बोल रहा है कि अगर मान लो एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी किसी क्रेडिटर ने ले ली, तो क्या ट्रांसफर माना जाएगा? आंसर इज यस, ये ट्रांसफर माना जाएगा। आपका रेलिंक्विश हो गया, आपका एक्सटिंग्विश हो गया राइट उस प्रॉपर्टी से, ट्रांसफर माना जाएगा। और क्रेडिटर का जितना अमाउंट था वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी क्रेडिटर की वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अंडर सेक्शन 45(1) गेन और प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्लूड द लॉसेस, आंसर इज यस। कैपिटल लॉस भी हो सकता है ना, क्या फर्क पड़ता है? देखो सेक्शन 53A ऑफ द टोपा दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो ये बोलता है कि अगर मान लो आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो ना, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का भले अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अग्रीमेंट बना है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बट आपका कंसिडरेशन मिला है या पार्ट कंसिडरेशन पे मिला है, और इन द पार्ट परफॉर्मेंस अगर आप उसका पोजेशन किसी को हैंडओवर कर देते हो तो आपका ये ट्रांसफर माना जाएगा। अगर आप किसी को पोजेशन हैंडओवर कर देते हो तो आपका ये ट्रांसफर माना जाएगा, ऐसा बोलता है टोपा का सेक्शन 53A। और आगे जाके रजिस्ट्री होनी चाहिए, आगे जाके उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, बट अगर आपने अभी पोजेशन हैंडओवर कर दिया तो वो ट्रांसफर माना जाएगा। अब एक बात समझना, इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है ये। अब ये जजमेंट जो है ना, ये जजमेंट है, दैट इज नॉट मोर इंपोर्टेंट जजमेंट। ये जजमेंट में हुआ क्या था वो मैं बता दूं पहले। एक शेषाशाही स्टील प्राइवेट लिमिटेड 2020 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसमें हुआ क्या, एक कंपनी ने कुछ बिल्डर के साथ में कुछ अरेंजमेंट किया, बिल्डर के साथ में अरेंजमेंट किया। जैसे ये कंपनी है, ये एक एसएससी है, इसने बिल्डर के साथ में अरेंजमेंट कर दिया, और बिल्डर के साथ में, ये बिल्डर है, जो मैं फैक्ट समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना, इस केस लॉ से रिलेटेड है, बट दिस केस लॉ इज नॉट मोर इंपोर्टेंट करके, ठीक है। एसएससी ने क्या किया, एक बिल्डर के साथ में एक अरेंजमेंट किया,
और उस बिल्डर को अपनी जो प्रॉपर्टी है वो हैंड ओवर कर दी और बिल्डर को बोला कि भैया कुछ कंसिडरेशन बिल्डर देने वाला है, बट प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया। जैसे ही प्रॉपर्टी का पोजीशन दिया और बिल्डर कुछ कंसिडरेशन देने वाला है फ्यूचर डेट पे, तो अभी तो मैंने क्या बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर आप पोजीशन हैंडओवर कर देते हो तो ये ट्रांसफर माना जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में हो गया झगड़ा, दोनों के बीच में सिद्धार्थ हो गया डिस्प्यूट, बिल्डर के बीच में और असेसी के बीच में, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, दोनों लड़ लिए करके। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ कुछ सालों के बाद, डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ कुछ सालों के बाद। और जब डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ तब बिल्डर को बोला कि भाई असेसी को इतना पैसा दे दे, और वो असेसी को चेक उसने बना के दे दिए, फाइनल पूरा कंसिडरेशन दे दिया। अब ट्रांसफर कब माना जाएगा, ये दिक्कत आ गई। अब सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टोपा वो तो ये बोलती है, मैंने आपको जैसा बोला कि पोजीशन हैंडओवर हो गया, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर। क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में जेन्युइननेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं, ट्रांसफर पोजीशन भले पहले दे दिया था उसने, हैंडओवर भले वो उस बिल्डर को कर दिया था प्रॉपर्टी, ट्रांसफर तब नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर तब माना जाएगा जब वो लास्ट चेक उसको मिल जाता है, मींस उसका जो कंसिडरेशन का लास्ट चेक जब मिल जाता है तो उस टाइम पे ट्रांसफर माना जाएगा। तो यू कैन से दैट ये सेक्शन 53A का जो टोपा का है कि पोजीशन पे ट्रांसफर माना जाएगा, उसका ये कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है। क्योंकि इस जजमेंट में हुआ क्या था कि एक जैसे मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने बिल्डर को दे दी, बिल्डर ने पोजीशन भी ले लिया उसका, बिल्डर ने बोला मैं आपको कंसिडरेशन दूंगा, बट दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, वो झगड़ा सॉल्व होते होते 6-7 साल हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद उसका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, उसको कंसिडरेशन मिला, लास्ट चेक मिला, और मैंने जो है वो मेरा राइट जो है वो उसको दे दिया प्रॉपर्टी का। फिर अब एक बात समझना, तो ट्रांसफर क्या कब माना जाएगा? क्या पहले पोजीशन दिया था तब माना जाएगा, या अब जो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया और लास्ट चेक मिला तब ट्रांसफर माना जाएगा? तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस पर्टिकुलर केस लॉ ये बोला था कि जब आपको लास्ट चेक मिला, जब आपको कंसिडरेशन मिला, तब ट्रांसफर माना जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, ऑल पीपल जस्ट फोकस हियर, वेयर द असेसी हैज एंटर्ड इनटू द अग्रीमेंट टू सेल, मींस अग्रीमेंट हो गया था सेल करने का, and subsequently ratified the same by way of the compromise deed, means compromise deed लास्ट में बनाया, लास्ट में कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि डिस्प्यूट हो गया था तो डिस्प्यूट में वहां पे कॉम्प्रोमाइज डीड बनाया, वो लास्ट में बनाया, डिस्प्यूट्स के बाद में कॉम्प्रोमाइज डीड लास्ट में बनाया। इट कैन नॉट बी सेड दैट द ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, मींस जिस दिन अग्रीमेंट बना था उसी दिन ट्रांसफर माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, transfer will take place only on the date on which assessee right in the property is extinguished on the receipt of the last check, जब उसको लास्ट चेक मिलेगा तो उस टाइम पे ये ट्रांसफर माना जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है, नॉट मोर इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते, उसके बाद अपन कल पढ़ना चालू करेंगे। आज अपन यहीं पे रुकेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, वी स्टार्टेड विद द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है? चार्जिंग सेक्शन बोलती है प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट? कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। उसके बाद में यहां पे कौन कौन सी असेट है वो कैपिटल असेट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट, movable personal asset is not a capital asset, but except jewelry, drawing, painting, sculpture, archaeological collection, any other work of art. Rural agriculture land is not a capital asset, and gold bond 1999 and deposit certificate issued under गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 दैट इज नॉट अ कैपिटल असेट। अब एक और चीज समझना, आपका एक चीज ध्यान रखना, एफआईआई कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करता है इंडिया में वो हमेशा कैपिटल असेट है, और यूलिप जो है जिसपे 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा, कब नहीं मिलता वो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, वो हमेशा आपकी कैपिटल असेट है। ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, तो ट्रांसफर में सेल आता है, एक्सचेंज आता है, रेलिंक्विशमेंट आता है, एक्सटिंग्विशमेंट आता है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड आता है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट आता है, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आप किसी को पोजीशन हैंडओवर कर देते हो वो भी ट्रांसफर माना जाता है, और इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल अगर आप शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर देते हो तो वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाता है करके, ठीक है। चलिए, इतना हमने कल पढ़ा, कल अपन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल अपन क्वेश्चंस वगैरह है उस पर भी जाएंगे, तो कल हम इसके आगे पढ़ना चालू करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, कल इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे।
अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिर्फ यही लिखोगे जो मैंने ऐसे फैक्ट बताए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर डिस्प्यूट हो गया था, कॉम्प्रोमाइज डीड बाद में साइन हुआ करके, पहले अग्रीमेंट साइन हुआ था, पोजीशन भी दे दिया था, बट कॉम्प्रोमाइज डिस्प्यूट हो गया था, कॉम्प्रोमाइज डीड बाद में साइन हुआ और कॉम्प्रोमाइज डीड के हिसाब से उसको लास्ट चेक जब मिलेगा तब ट्रांसफर माना जाएगा, तब कैपिटल गेन लगेगा। अग्रीमेंट हुआ था, पोजीशन दिया था, उस टाइम पे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर कुछ ऐसा फैक्ट आया तो आप इसका रेफरेंस देंगे, अदरवाइज नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब आप पोजीशन हैंडओवर करते हैं तब आपका ट्रांसफर माना जाता है करके। ठीक है, चलिए। In case of company under IBC sale of asset, whether it will be covered capital gain since the payment received is used for settlement of creditor। देखो कंपनी की असेट है, कंपनी की असेट बेच रहे तो कैपिटल गेन तो लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। यस, हाँ गौरव बोलना। नोट्स आफ्टर द क्लासेस, या नोट्स आपको मिल जाएंगे आज ही। मीनल, पोजीशन ट्रांसफर हो गया, वी कंसिडर कैपिटल गेन एंड पेड टैक्स, बट नेक्स्ट ईयर रजिस्ट्री नहीं हुआ और होगा भी नहीं, तब क्या होगा? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो भी ट्रांसफर तो माना जाएगा। देखो ट्रांसफर तो माना जाएगा, पोजीशन हैंडओवर हो गया, ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा आपको। मिस पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अगर आपने ट्रांसफर किया, कुल मिला के आप ये पूछना चाहते हैं कि हमने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ट्रांसफर किया, रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं रहे, तो भी ट्रांसफर तो माना जाएगा, बिकॉज आपका राइट तो चला गया ना उसमें से। वो रेलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट वर्ड वहीं पे यूज होंगे फिर। गुड नाइट। इफ आई सेल द कारवा हाउस मूवेबल प्रॉपर्टी में, कारवा हाउस क्या होता है? आई हैव टू चेक दैट, मेरे को पता नहीं सच्ची कारवा हाउस क्या होता है, आई हैव टू चेक दैट। हाईएस्ट मार्क्स डीटी में कितने आते हैं? हाईएस्ट मार्क्स डीटी में लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट से मेरे स्टूडेंट है जो ऑल इंडिया रैंक क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया जो डीटी में हाईएस्ट रहते हैं, निकिता करके थी लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, शी स्कोर्ड द 87 मार्क्स इन द डीटी, दैट वाज ऑल इंडिया हाईएस्ट। 86 था लास्ट वाला बंदा, उसका ऑल इंडिया हाईएस्ट था। तो इंडिया में हाईएस्ट जो डीटी में रहता है दैट इज द 80, मतलब 9 से लेके आप समझ लीजिए 88 89 से लेके और 82 83 का रेंज, मतलब 80 से ले लीजिए ना, 80 वाला जो रेंज है वो इंडिया में हाईएस्ट रहता है डीटी में। 90 वाली रेंज में नहीं जाता डीटी में कोई, 80 वाली रेंज है वो हाईएस्ट रहता है। ऑल इंडिया जिसको पेपर अवार्ड मिलता है बेस्ट पेपर का, वो रहता है। हाँ हाँ हेमंत, योर कमेंट इज विजिबल। हाउ मेनी लेक्चर विल बी रिकॉर्डेड? मैंने आपको बोला ना अप्रोक्स योर इन योर बैच जितने लेक्चर होंगे, अगर मान लो 45 to 50 लेक्चर है तो 50 में से आप समझिए ना 20 लेक्चर के करीब रिकॉर्डेड रहेंगे, 30 लेक्चर लाइव रहेंगे। हाउ डू वी डिस्क्लोज द गेन ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन आईटीआर? आईटीआर तो देखो किसान वगैरह होते हैं वो तो आईटीआर फाइल ही नहीं करते, बट अगर आप फाइल भी करते हो तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू डिस्क्लोज एनीथिंग। हेमंत बोलिए ना क्या पूछा, वो ऊपर चला गया होगा। यस आशीष, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, वैन के अंडर हाउस होता है तो फिर वो पर्सनल असेट होगा, पर्सनल असेट। पूजा छतवानी को कितना आया? पूजा को पता नहीं, बट शी ऑल्सो स्कोर ऑल इंडिया हाईएस्ट इन डीटी फॉर द फाइनल सीएमए। सीएमए में उसको इंडिया हाईएस्ट आया, इंटरमीडिएट में वो रैंक 1 थी। हाउ टू स्कोर सच हाईएस्ट मार्क? डिपेंड, देखो 2-3 चीजें हैं। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर आप अभी देखना चालू कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी दे दूंगा, वहां पे आप देखना रिकॉर्डेड जल्दी चालू कर सकते हैं, क्योंकि जो सैटरडे संडे वाला मैं नहीं चाहता आपका सैटरडे संडे है वो आप मजे करो, क्योंकि सैटरडे संडे अपना बैच नहीं होगा, तो सैटरडे संडे आप रिकॉर्डेड लेक्चर से वो देख सकते हैं। सॉफ्ट नहीं, आपको नोट्स नहीं लिखने चाहिए, आपको बुक मिल जाएगी, तो देयर इज नो नीड टू राइट एनी नोट्स। चॉकलेट क्वेश्चन रोज होगा, देखेंगे, डिपेंड करेगा। स्टैम्प ड्यूटी कौन से डेट की लेनी है हेमंत? अपन देखेंगे, वो आने दे कंसेप्ट। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी है, अग्रीमेंट की डेट की लेनी है, कौन से डेट की लेनी है, वी विल डिस्कस लेटर पार्ट। कुछ मोटिवेशन लाइन दे दो। मोटिवेशन लाइन अब क्या दूं? मोटिवेशन लाइन यही है, पढ़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने बोला है कि भाई खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है,
तो अगर स्वर्ग देखना है तो खुद को मरना पड़ेगा। तो भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कंपाइलर कब सॉल्व करनी है, साथ साथ में करेंगे हम लोग, डोंट वरी, साथ साथ में करेंगे। आधा क्लास में करेंगे, आधा आप थोड़े क्वेश्चन होमवर्क में लोगे, थोड़े क्वेश्चन में क्लास में करूंगा। यस आशीष, बस सब्जेक्ट में क्या होता है ना, आपका लगाव होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आप क्वेश्चन मैनेज कर पा रहे हो, तो यू कैन स्कोर द गुड मार्क्स। चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, गुड नाइट। चलो बाय, कल मिलते हैं और कल इसके आगे चालू करेंगे। जितना पढ़ा है उतना आप रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? चलिए बाय।